कि ओटीटी का जन्म वो पैदा ही एडल्ट हुआ है ओटीटी। एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ कि डेढ़ इश्किया को कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, लेकिन डेढ़ इश्किया मेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इश्किया डिड। एंड ऑफ कोर्स माधुरी जी हैं तो ब्यूटी है। इरफान भाई को कहानी का अंदाजा था। उनकी एक फिल्म थी माइटी हार्ट जो उन्होंने की थी, तो मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ, कहाँ मिलना है, तो उन्होंने बुलाया, एक एड्रेस दिया और मैं खड़ा हूँ वॉल्डोर्फ एस्टोरिया के बाहर और एक लिमोजिन आती है, उसमें से एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट निकलते हैं, दूसरी लिमोजिन आती है उसमें इरफान खान साहब निकलते हैं। कि मुझे एक फिल्म बनाना था ड्रग कल्चर के बारे में। मैंने पंजाब के बारे में सोचा नहीं था शुरुआत में, तो सुदीप का ये आइडिया था कि इसको पंजाब में सेट करते हैं। उसके बाद हम आकर के हमने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। अनुराग कश्यप ने फिल्म पढ़ी, विकास बहल ने, तो उनको बहुत पसंद है। दे वर वेरी बुलिश अबाउट द फिल्म। शाहिद आए मिलने के लिए और मैंने उनको कहानी के बारे में बताया, बहुत एक्साइटेड हो गए। आलिया ने मुझे फोन करके बुलाया, वो क्यों करना चाहती है, और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद करीना से मुलाकात हुई। शी वाज आल्सो सेइंग कि साला रोल तो शाहिद और आलिया का है। सेंसर बोर्ड से भी पहले हमको सेंस मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद तो कोर्ट में चली गई, तो उससे आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। सिनेमा इतना डेंजरस चीज नहीं है कि आपको इफेक्ट करे। एंड सुशांत वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट चॉइसेस। मनोज भाई और मैं, आप समझ लीजिए एक ही मोहल्ले में है। मनोज भाई कुछ देखने लगते हैं, कहीं खो जाते हैं वो, मतलब he said I shot my first scene of Bandit Queen in the same location। रात के लिए मैं इरफान भाई, इनफैक्ट he was ready, स्क्रिप्ट तैयार थी, उनको पसंद भी आई थी, he had said yes and this was just before मैं सोनचरिया के शूट के लिए गया, जहां मुझे खबर मिली कि he has been diagnosed and then he couldn't do the film। I think ओमकारा रूरल इंडिया को कूल बनाया था। अजय देवगन साहब ने विशाल जी को बुला करके ये बात कही थी कि भाई तुम अगर शेक्सपियर अगली बनाओगे तो मेरे पास जरूर आना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में सूत्रधार विद विनीत राय के। अक्सर हम डायरेक्टर्स के नाम सुनते हैं, एक्टर्स के चेहरे पहचानते हैं, पर एक फिल्म के पीछे जो असली कहानियां होती हैं वो हमसे अक्सर छुपी रह जाती हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे फिल्म मेकर जो कहानियां सिर्फ बनाते नहीं, उन्हें जीते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक चौबे जी की। एक राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिन्होंने हमें दिए हैं इश्किया और डेढ़ इश्किया जैसे कल्ट फिल्म्स, उड़ता पंजाब जैसी हार्ड हिटिंग फिल्म और सोनचरिया जैसी रॉ और पोएटिक जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो हमें ले जाएगा सिनेमा की पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स के पीछे की छुपी कहानियों तक। तो चलिए मिलते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। इट्स अ प्लेजर। धन्यवाद आपका आने के लिए। काफ़ी दिन से बातचीत हो रही है, उठापटक चल रही थी। कभी आप बिजी, कभी व्यस्तता के कारण नहीं मुलाकात हो पा रही थी। सो धन्यवाद एक बार और, क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं और एक ही साथ शायद वो पूरा का पूरा जो थॉट है वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा। आज मुझे बातें करनी है बहुत सारी। सो सबसे पहली बात, आपके क्राफ्ट के ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहला आपका बचपन। अयोध्या से आप हैं, पिताजी SBI में रहे, तो किस तरीके से अलग अलग जगहों में, अलग अलग सिटीज़ में आपका बचपन बीता और उसका आपकी स्टोरी टेलिंग में क्या असर आया? मेरी पैदाइश, जैसा कि आपने कहा, अयोध्या की है। मेरी माता जी जो है वो लखनऊ की हैं। तो इन दोनों शहरों से मेरा काफ़ी ही पुराना और बहुत ही डीप कनेक्शन है जी। अभी भी मेरा परिवार इन दोनों जगह पर है और साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाना अभी भी होता है, जो कि बचपन से होता है जी। मेरे ख्याल से मेरी सारी गर्मी और सर्दी की छुट्टियां वहीं जाती थी, हम कहीं जाते नहीं थे। गर्मी की छुट्टी बहुत दिनों बाद सुना है। गर्मी की छुट्टियां। और ऐसा होता है ना कि आमतौर पे फैमिलीज शिमला जाती हैं या दार्जिलिंग जाती है, हम भी सिर्फ लखनऊ और फैजाबाद जाते थे और कहीं जाते नहीं। और मेरे पिताजी जो थे वो स्टेट बैंक में थे और उनका बिहार सर्कल में पोस्टिंग थी। तो बिहार के उस जमाने में जिसको बिहार कहा जाता था, दक्षिण बिहार कहा जाता था, अब झारखंड है जी। तो हम ज़्यादातर पटना में रहे हैं या रांची या जमशेदपुर में रहे हैं। अभी भी मेरे पेरेंट्स जमशेदपुर में हैं। अच्छा। हालांकि मेरे पिताजी काफ़ी टाइम से रिटायर्ड हैं
बट जमशेदपुर में हमने घर ले लिया, आदत पड़ गई है उस करेक्ट। शहर की, ये कह लीजिए। तो हाँ, तो बचपन में काफी हम लोग शिफ्ट करते रहे, हालांकि यही 5 शहरों के इर्द गिर्द हम शिफ्ट करते रहे। सबसे बड़ी जो बात यह है कि जहाँ सिनेमा की तरफ जो मेरा रुझान हुआ या कह लीजिए इश्क जो हुआ सिनेमा से, वो मेरे परिवार की वजह से हुआ है। अच्छा। तो स्पेशली मेरी मदर के जो फैमिली थी उनको बहुत शौक फिल्मों का, मतलब हम और बहुत सारे उस जमाने में जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन, आपको भी पता होगा 8-9 भाई बहन होते थे। बिल्कुल जॉइंट फैमिली का, तो वो अब 8-9 भाई बहन हैं, उनके बच्चे हैं, तो बहुत गर्मी की छुट्टी में बहुत सारे लोग जमा है घर पे, 30-40 लोग, और बातें सिर्फ सिनेमा की हो रही जी। और ऐसी कोई खास बात नहीं हो रही, कोई डेप्थ में उसका एनालिसिस नहीं हो रही। राइट। बस जैसे ऑडियंस बात करती है सिनेमा के बारे में, तो एक आप समझ लीजिए एक बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बुरा ही पड़ेगा। जी। तो नहीं, तो इतनी बातें थी परिवार में फिल्म के बारे में। सो दैट्स हाउ आई वाज फेल इन लव विद द मीडियम। और फिल्म देखना और फिल्म देखने जाना, और वो पूरा एक तरीके से रिचुअल होता था। हर हफ्ते एक फिल्म देखना जरूरी है। आप उनमें से हैं कि वो 3-3 फिल्में रात भर VCR पे देख ली? हाँ, वो तो सबने किया है, वो तो किया ही है, जवानी में बहुत किया है। लेकिन बचपन में भी कि, और मैं हमेशा तैयार रहता था, तो किसी मामा को या किसी कजन को जाना है फिल्म देखने, तो मैं दूसरी बार भी देखनी है तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैं जाके आराम से देख सकता था। तो इस वजह से टेलीविजन से ज्यादा फिल्म देखने में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे बचपन में। वो मेरी फैमिली की वजह से हुआ। उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में रहने का फायदा ये हुआ कि हालांकि फॉर समबडी हु इज ओनली बीन इन बॉम्बे, आपको लगेगा सेम कल्चर है। करेक्ट। लेकिन आप वहां जाएंगे तो आपको झारखंड का कल्चर बिहार से और पूर्वांचल से एकदम मुख्तलिफ, एकदम अलग। तो आप देखिए, आप नोटिस करेंगे तो मेरी फिल्मों में हिंदी का, जिसको लोग कहते हैं डायलेक्ट रहता है, भाषा का एक अंदाज रहता है। बिल्कुल। वो यूं हुआ बिकॉज अलग अलग जगह में रहा हूँ। राइट। तो अब पूर्वांचल में जिस तरीके से की हिंदी बोली जाती है, हम लोग घर पे अवधी बोला करते हैं जी। थोड़ा सा आप 100 किलोमीटर इधर चले जाइए तो भोजपुरी शुरू हो जाती है जी। भोजपुरी जो गोरखपुर की है, जो बनारस की है, जो पटना की है, उसमें भी फर्क है। बिल्कुल। पटना में आइए तो मैथिली है, मगही है, बज्जिका है, कितनी भाषाएं हैं। आप झारखंड में आइए तो छोटा नागपुरी, ये सारी जगह रहा, इस सारे भाषाओं का मैंने तजुर्बा किया और इन लोगों को, इन कम्युनिटीज को देखा। राइट। आई थिंक दैट हैज इन्फॉर्म्ड माय सिनेमा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एब्सोल्युटली। उसके बाद खैर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बोर्डिंग स्कूल भी गया, बाकी बिहार और यूपी के आगे भी दुनिया ये देखी। जी। लेकिन वो जो आपकी जो बेस शुरुआत जो यूपी बिहार, और खास करके उस जमाने में ननिहाल और ददिहाल बहुत रोल करते थे कि मतलब ननिहाल की तरफ कभी इस साइड जा रहे हैं, कभी उस साइड जा रहे हैं, और ये पूरी की पूरी कहानी जो बचपन की है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ से आपके सिनेमा में वो दिखाई देता है। मतलब आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बताई कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हर 20 किलोमीटर में भाषा का बदल जाना, बलिया और छपरा के बीच में जो भाषा है वो दोनों डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। सो वो जो पूरी कहानी जो आपके पूरे दिमाग में थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक आर्टिस्ट का जन्म आपका उस बचपन के दौरान हो चुका था, बीइंग डायरेक्टर और एक्टर और वो सारी, तो वो जर्नी आपकी दिल्ली तक जब पहुंची बोर्डिंग के बाद, तो दिल्ली का कैसे आपका दिल्ली में आना हुआ और किस तरीके से फिर आपका थिएटर या फिर एक्ट वन के साथ ये सारा जो आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में ज़रा बताइए कि किस तरीके से वहाँ से मूव हुआ आपका रेला टुवर्ड्स दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली में आया मिड-90s में। मेरा कोई खास, फ्रैंकली बताऊं तो मेरा कोई खास प्लान नहीं था। हमारे ज़माने में आपको तो पता ही है, लोग या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्राई करते थे या बिजनेस MBA करते थे। कर लो। हाँ, तो मैंने उतनी दूर की कुछ सोची हुई थी। मैं पहुंच गया कि अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए किस तरीके से जी। तो जब मैं पहुंचा दिल्ली में, जब स्ट्रगल चल रही थी, जब फॉर्म भरे जा रहे थे और लिस्टें निकल रही थी, तो जान पहचान के कुछ सीनियर भैया लोग थे जी जो शहर से, तो उन्होंने पूछा कि प्लान क्या है तुम्हारा। मैंने कहा कोई है नहीं, नो प्लान्स। तो बोला कि फिर इंग्लिश कर लो, वहां पे लड़कियां अच्छी रहती हैं जी। तो प्रायोरिटीज वर सेट इन प्लेस। बिल्कुल। बट एक तरीके से ये मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से इंग्लिश करना, लिटरेचर करना मेरे लिए बहुत एक्चुअली स्मार्ट मूव था। बिकॉज लिटरेचर में बचपन से रुझान रहा है, पढ़ने लिखने का शौक रहा है, और ये नहीं कि साइंस या ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने का शौक था, सबसे ज्यादा लिटरेचर पढ़ने का शौक था। तो घर पे वातावरण भी था उसका, तो
हालांकि मैंने कहता को बहुत डीप लिटरेचर पढ़ा जाता था, लेकिन थ्रिलर पढ़ रहे हो आप, पल्प फिक्शन पढ़ रहे हो, बट आप पढ़ रहे हो। वुदरिंग हाइट्स। हाँ, तो पढ़ने का एक था इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। और अब जब आपको अब जब इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला लिया तो उसमें काम ही है कि आपको यू हैव टू रीड स्टोरीज, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी, स्पेशली रीडिंग क्लासिक्स, शेक्सपियर पढ़ना, या फिर जैसे आपने कहा वुदरिंग हाइट्स पढ़ना, ये सब दीज रियली हेल्प मी। राइट। मैं कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाला लड़का तो नहीं था जी, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर पाना ना, मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी कोई फोर्स किया भैया इतना कर लो कि हमारी इज्जत ना खराब हो, बस इतना कर लो। तो मैं ऐसा नहीं था कि कोई बहुत गाइड बुक उठा करके और उसको रट लिया, वैसा कुछ नहीं करता था। मैं कहानी पढ़ के 2 बार कहानी पढ़ के चला जाता था एग्जाम देने के लिए जी, और इतने नंबर तो ले आता था कि भाई चलो ठीक है। तो लेकिन द वन थिंग दैट आई लर्नड हिंदू कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स करते हुए, वो ये था कि कहानी का सार क्या होता है, कहानी का हार्ट किधर है, वो जो कि मेरा अब पेशा है। करेक्ट, टू गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर, व्हाट इज द स्टोरी। तो वो मेरी ट्रेनिंग, और वो आप ही हुई, वो पढ़ करके ही समझ में आया। तो वो एक दूसरा दिल्ली का जो एडवांटेज मुझे मिला कि मेरे कुछ मित्र बने कॉलेज में, जो आज भी मेरे मित्र हैं, और मेरे साथ ही मतलब 1-2 साल छोड़ करके वो सारे बम्बई आ गए, और वो बम्बई में कोई टेलीविजन में है, कोई राइटर है, सब लोग इसी इंडस्ट्री में है, और हम लोग साथ में हिंदू कॉलेज में मिले। उनकी वजह से, उन मेरे दोस्तों की वजह से मेरा सिनेमा का जो होराइजन्स है वो खुला, क्योंकि एक उम्र तक तो सिर्फ हिंदी सिनेमा ही देखा था जी। जब बोर्डिंग स्कूल में गया, बड़े शहर में हैदराबाद में था, तो थोड़ा 1-2 कुछ इंग्लिश फिल्में चुनिंदा देखी जो कि वहाँ रिलीज होती थी, बाकी कोई अंदाजा था नहीं मुझे जी। और दिल्ली आने के बाद, क्योंकि दिल्ली उस समय भी, उसमें इंटरनेशनल सिनेमा देखना, वर्ल्ड सिनेमा देखना हो, तो उसमें एवेन्यूज बहुत थे दिल्ली में, आपको मौका बहुत मिलता था, क्योंकि सारी एम्बेसियां थी वहाँ पे, कल्चर वैसा था। तो कमानी हो गया, आपको हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो उन दोस्त यारों की वजह से, क्योंकि लोकल थे, वो दिल्ली के ही थे, उनकी वजह से मैं भी उनके पीछे पीछे निकल लिया जी। और ये सारी स्क्रीन्स अब पता नहीं, लेकिन उस जमाने में तो फ्री हुआ करती थी जी जी। तो हम लोग ने फ्री में, आप गोदार्ड का सिनेमा आपने पूरा चाट लिया, आपने ट्रूफो का चाट लिया, आपने जर्मन फिल्में देखी, बस। तो ये दैट वाज अ ग्रेट एजुकेशन फॉर मी, राइट। और बिकॉज उसमें समझ में आया कि भाई यूं भी सिनेमा होता है जी, यू नो। और एक और जो डरने वाली बात भी थी, लेकिन एक्साइट भी करती थी कि ये कितना बड़ा महासागर है जिसमें आप डुबकी लगाने जा रहे हो, बिल्कुल। आपको इस कला का पूरा रेंज समझ में आया आपकी, तो दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज जो दिल्ली में हुई, जो कि वाज थिएटर भी यूं हुआ कि आप बनना तो शायद मुझे फिल्म मेकर ही था, हालांकि उतना क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज के बारे में। 18-19 साल के हो, क्या ही पता है आपको जिंदगी के बारे में। लेकिन दिल्ली में एक चीज जो आप कर सकते हो, वो आप थिएटर कर सकते हो, क्योंकि थिएटर तो दिल्ली में उस जमाने में भी काफी रोबस्ट सीन था दिल्ली का, आज भी है। तो हम लोग कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में नाटक किया करते थे, अंग्रेजी में भी किया हमने, हिंदी में भी किया। और हिंदू कॉलेज में नाटक करते वक्त एक हिंदी प्ले किया था, गुलजार साहब के कहानी, शॉर्ट स्टोरी पे आधारित था। तो उसको हमें रिहर्सल ट्रेन करने के लिए जनाब आए थे, जो कि एक्ट 1 के थे। तो उन्होंने ट्रेन करते करते, फिर मैं और मेरा एक दोस्त था, हमको बुलाया उन्होंने कि आओ कभी। बुलाया तो सबको था, किसी को इंटरेस्ट था नहीं, हम दोनों जरूर गए जी। और फिर करीबन साल भर के करीब मैं एक्ट 1 में से जुड़ा रहा। और बड़ा आइकॉनिक नाम था एक्ट 1 उस जमाने में, तो बहुत ही आइकॉनिक था। मेरे बाद जाने के बाद भी बहुत आइकॉनिक था। इनफैक्ट एक्ट 1 ने कितने सारे दिग्गज महारथी एक्टर्स इस इंडस्ट्री को दिए। बिल्कुल। मनोज भाई हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, मनोज भाई, कितने लोग जुड़े रहे, मनोज भाई जुड़े रहे, आशीष विद्यार्थी हैं, और शुजीत सरकार साहब ने काम किया है, रितेश शाह राइटर है, वो भी एक्ट 1 के। तो काफी लोग, मैं तो नाम भूल भी रहा हूँ, बहुत सारे लोग। बिल्कुल। और उस जमाने में तो बहुत ही एक्टिव सीन था। और पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई, पंडित अंकित शर्मा जो एक्ट 1 चलाते हैं। और वो एक साल, हालांकि टाइम बहुत छोटा सा, पीरियड बहुत छोटा है, लेकिन उस जितना तजुर्बा हासिल हुआ, वो आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू दैट, बिकॉज एक डायरेक्टर के लिए एक एक्टर को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक्टर एक इंसान है, कोई प्रॉप नहीं है। right. तो हर एक्टर एक डिफरेंट चीज है जी। लेकिन ये समझ पाना कि एक एक्टर की परेशानी क्या है और उसको फिर सॉल्व कर पाना ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके,
ये मुझे एक्ट 1 में करते हुए समझ में जब खुद की एक्टिंग, और ये भी एहसास हो गया भैया एक्टर मत बनना, तुमसे हो नहीं पाएगा, ये भी एहसास हुआ। लेकिन ये बात जो सबसे बड़ी बात है वो समझ में आई कि व्हाट डज एक्टिंग मीन, एंड व्हाट डज एक्टिंग मीन टू द मीडियम। तो और एक्टर्स की परेशानी समझ में आती है कि व्हेन आप एक्टर कितना वल्नरेबल है, चाहे वो रंगमंच पे हो या कैमरे के सामने हो, बहुत ही वल्नरेबल है वो, और बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है वो। तो वो चीज समझ में आई, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इन माय करियर। इनफैक्ट जो एक्टर का, जो शायद एक फिल्म मेकर का या एक राइटर का, एक डायरेक्टर का होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप ये बार बार हंसी मजाक में बोल देते हैं, कई मैंने जगह सुना है कि शायद आप एक्टर अच्छे नहीं थे, लेकिन एक्टर्स को समझना इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ अ ग्रेट एक्टर। सो वो खैर क्योंकि होराइजन इंसान का बड़ा हो जाता है तो वो फिल्म की तरफ ज़्यादा मुतासिर होता है। और आपने उस ज़माने में स्क्रीन प्ले, खास करके थिएटर के भी आपने काफ़ी लिखावट भी की उस ज़माने में, तो शायद उसने भी हेल्प किया होगा किसी तरीके से उस एक्टर, राइटर और डायरेक्टर बनने के प्रोसेस में। ज़रूर। मैं तो कॉलेज मैगजीन में सब लोग कुछ लोग निबंध लिखा करते थे, कुछ कहानियां लिखा करते थे, मैंने स्क्रीन पे लिखा था जी। क्योंकि वो फॉर्मेट, आई मीन स्क्रीन, कितनी सारी फिल्में हैं जो कि आइकॉनिक फिल्में हैं। दरियागंज में आपको पता ही होगा कि वो उस जमाने में तो वो सेकेंड हैंड बुक बहुत है ना, तो संडे को रहता था 10-15 रुपए में अच्छी किताबें मिल जाया करती थी। तो कितनी आइकॉनिक फिल्मों का स्क्रीन पे मैंने पहले पढ़ा है। अच्छा। जो कि वहां पर मिलता था, जैसे वुडी एलन के फिल्में देखने के पहले मैंने उनका स्क्रीन पे पढ़ा था, या फिर क्वेंटिन टैरेंटिनो की तमाम, मैंने पल्प फिक्शन देखी नहीं थी लेकिन उसका स्क्रीन पे पढ़ा था। अच्छा। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हालांकि वो दिल्ली में मैंने बहुत किया, बॉम्बे आने के पहले 1 साल में बहुत किया, लेकिन बॉम्बे में आने के बाद जब मैं इंडस्ट्री की अफरा तफरी में तो राइटिंग एकदम भूल ही गया फॉर द फर्स्ट 3-4 ईयर्स। फिर वापस मैंने उसके ऊपर अपना ध्यान दिया क्योंकि आप मीडियम टेक्निकली समझ रहे थे, तो उसमें वक्त लगा। लेकिन हाँ, दिल्ली में जरूर मैंने काफी स्क्रीन प्लेस पढ़े और अपने आप को और लिखने की काफी कोशिशें की, जो कि अब सोचता हूं तो they were like almost like a child trying to find correct. बट की तो जरूर लेकिन वही है कि बॉम्बे जब आया ना, तो एक तो जैसे आपको पता ही होगा रोजी रोटी, तो आपको पैर जमाना है, बिल्कुल। तो रोजी रोटी, और आप ऐसे मीडियम में आओ जिसको आपके बारे में आपको कुछ अंदाजा है नहीं, आप कला को समझने का प्रयत्न शुरू किया है अभी आपने, और कला के पीछे जो ये क्राफ्ट है इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है आपको जी। तो आई हैड नो आइडिया। कितनी थ्योरी आप पढ़ ले, बट प्रैक्टिकली जब आप उसको देखते आते हो तो इंडस्ट्री, तो जो फिल्म आप बनाने आते हो तो 2 चीजें होती है ना, एक तो कैमरा क्या करता है, साउंड इक्विपमेंट क्या करता है, ब्लॉकिंग क्या होती है, एक सब लाइटिंग क्या होती है, आपको तो कुछ नहीं पता ना। आपने पता नहीं कितनी तमाम फिल्में देखी हो, कितने स्क्रीन प्लेस पढ़े हो, कितने इंटरव्यूज देखे हो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के, लेकिन जब आप सेट पे आओगे तो आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। 100%। तो वो 2-3 साल लगे वो सब अपने आप को ओरिएंट करने में। एक दूसरा ये जो बहुत जरूरी होता है, दूसरा ये होता है कि हाउ डू यू फॉर्म रिलेशनशिप्स। हमारी इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। करेक्ट। ये रिश्तों पे चलता है आज भी, चाहे जितना कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, पर चलता तो रिश्तों पे है। तो वो बनाना इक्वेशन लोगों से जी, वो उसको ही करने में 3-4 साल लगे। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं, बिकॉज हम एक मिसिंग पॉइंट है दिल्ली में कि उस ज़माने में टैरेंटिनो और हम लोग, ज़्यादातर उस ज़माने के लोग हॉलीवुड से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उस तरीके की फिल्में देखना, स्क्रीन प्ले पढ़ना। लेकिन चूंकि आप हिंदी सिनेमा के टूवर्ड्स आपका रुझान जो था थिएटर करते समय, उस ज़माने में कौन से ऐसे डायरेक्टर्स थे इंडिया के या बॉलीवुड के जो आपको लगता था कि अब मुझे यहाँ से मूव करना है बम्बई में? सो वो भी एक जो गैप है, क्योंकि थिएटर आप कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन सिनेमा में आपका अट्रैक्शन जो था वो किन लोगों के द्वारा हुआ हिंदी सिनेमा के अंदर? देखिए, इसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हिंदी सिनेमा जब 18 साल के होते हैं ना, जब हम कॉलेज में आते हैं, तो 18 साल जो है हिंदी सिनेमा जो है वो घोट के पिया था। तो वो तो खून में जी। जो नहीं पता था वो था ये विदेशी सिनेमा। तो एक तरीके से आप वो सीख रहे थे। हालांकि हिंदी सिनेमा, मतलब एक फिल्म मेकर कहना या एक डायरेक्टर कहना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। मेरे ख्याल से
एक तो 50s का जो दशक है हिंदी सिनेमा का, करेक्ट मेरे ख्याल से वो गोल्डन पीरियड। अरे अमेजिंग। सबसे बढ़िया फिल्म मेकर, सबसे बढ़िया एक्टर्स, सबसे बढ़िया डायरेक्टर्स, राइटर्स, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नो मेरा भी आपके ये मेरा भी ओपिनियन सेम है। चाहे वो बिमल दा हो, चाहे वो गुरुदत्त साहब हो, चाहे वो सत्यजीत रे, मतलब रे साहब हो, तो बंगाली में तो रे साहब, और भी कितने लोग हैं, दिलीप साहब इंडिया के फाइनेस्ट स्टार एक्टर। तो वो उस जमाने के सिनेमा से बहुत लगाव है जी। उस जमाने का हर तरीके का सिनेमा, चाहे वो 2 बीघा जमीन टाइप की फिल्म हो, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है, या फिर गुरुदत्त साहब की प्यासा हो, जो उस जमाने की ही फिल्म है जी, या दिलीप साहब की फिल्में हो, तो वो उस जमाने का सिनेमा मुझे बहुत पसंद है, उस जमाने के डायरेक्टर्स बहुत पसंद है। विजय आनंद साहब का सिनेमा बहुत पसंद था, थ्रिलर्स और उस तरीके की बहुत स्टाइलिश जो स्टाइल है, जो और जिस तरीके से की कटिंग मैंने देखी है जो विजय आनंद साहब करते थे, और वो सारी फिल्में मैंने वीडियो पे देखी है, बिकॉज राइट। तो वो उस जमाने में भी काफी मॉडर्न लगता था कि somebody is thinking like that। और उसके बाद मुझे हिंदी सिनेमा में ही हुआ जिसको हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं जी, उससे बहुत प्रेम। इनफैक्ट थोड़ा लेट हुआ, इन माय लेट टीन्स मुझे पैरेलल सिनेमा समझ में आने लगा देखने। उसके पहले तो आर्ट फिल्म क्या होती है, उससे आपको एज अ चाइल्ड यू आर नॉट ड्रॉन टुवर्ड्स इट, बट व्हेन आई केम ऑफ एज तब मुझे समझ में आई। और जैसे शुरुआती दौर की जो फिल्में हैं, जैसे सारा आकाश हो, सारा आकाश पहली फिल्म थी जिसमें मैंने देखा, बनारस में सेट फिल्म है और बनारस में बाकायदा भोजपुरी बोली जा रही है, और ये मेरे लिए शॉकिंग था जी, क्योंकि हिंदी फिल्म में ऐसा भी किया जा सकता है, बिकॉज हिंदी फिल्म में तो हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, डजंट मैटर कि अब बनारस में हो या, बहुत कम फिल्में होती थी जिसमें भाषा जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही, अगर कोई लोकल डायलेक्ट या लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था तो ज्यादातर उसको वज्र देहाती दिखाया जाता था, या फिर थोड़ा कॉमेडिक इस्तेमाल किया, चाहे वो दिलीप साहब भी करें या बच्चन साहब भी करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा कॉमेडिक रहता था, जस्ट एक नॉर्मल जो घर के अंदर जो, तो वो सारा आकाश, तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। भुवन शोम, या फिर उसके बाद बेनेगल साहब का सिनेमा हो, गोविंद निलानी जी, और भी बहुत सारे फिल्म मेकर, सो वो दैट वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल फॉर मी, बिकॉज I think that has influenced personally me as a filmmaker more than anything else. Correct, and that is what my question was, because क्योंकि उस जमाने में जो फिल्में 90s में जो बन रही थी, गोविंदा जी हों या वो बिल्कुल अलग जॉनरा की फिल्में थी। सही बात। लेकिन कहीं ना कहीं आपका लगाव, जो आपकी फिल्मोग्राफी भी शुरू हुआ और वो जो टेंट भी देखने को मिला, वो शायद मेरा क्वेश्चन वहां से था कि बिकॉज आपका रुझान जो था वो किन सिनेमा से था बिफोर यू मूव टू मुंबई, वो था। और दूसरा, 90s में 2-3 डायरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जो शेखर कपूर साहब, बैंडिट क्वीन इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स, और राम गोपाल वर्मा की सत्या, तो ये 2 फिल्में वर बिग इन्फ्लुएंस, बिकॉज उसी दौरान सत्या जब आई थी, उसी दौरान जी ट्रेन पकड़ रहे थे हम, समझ लीजिए। तो और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी रहे, मतलब राम गोपाल वर्मा आज भी बहुत सारे डायरेक्टर्स वहीं से निकले हुए हैं। अगर आप देखिए, वो तो अब एक तरीके से अपने आप में यूनिवर्सिटी है, एंड वी आर जस्ट होपिंग कि वापस से उनका दिमाग वापस आए यहाँ पे, और वो अच्छा बना रहे मनोज भाई के साथ कुछ इंटरेस्ट, लेट्स सी क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे फिर आपकी बम्बई में मैंने सुना है कि फिर आप चूंकि मूव हुए यहाँ पे मास्टर्स के लिए जी, मास्टर्स के लिए, वो रहने वाला किस्सा और वो जो है, वो जो थोड़ा सा, क्योंकि वो स्ट्रगल है ना लोगों को, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर पीपल लाइक अस जो बाहर से आते हैं या किसी तरीके से यहाँ पे अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं। सो बम्बई आने का स्टेपिंग स्टोन क्या था? कहाँ पे आपने डिसाइड किया कि नाउ आई हैव टू मूव टू बॉम्बे? उसके पीछे भी कहानी रही होगी कोई? हाँ, मतलब जब कॉलेज खत्म हो रहा था, मैंने FTI का नाम भी नहीं सुना था। अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं था कि उस नाम की कोई चिड़िया है। अब ये था कि जाना तो है बम्बई, और फिल्म बनानी है तो और कहीं बना नहीं सकते, बम्बई जाना पड़ेगा जी। लेकिन अभी कैसे जाएं, क्योंकि अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है, अब क्या करने जाएं, किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं है। तो पता चला किसी दोस्त के थ्रू कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें मास कम्युनिकेशन का आप दाखिला ले सकते हो। अच्छा। मैंने कहा, तुरंत मैंने उसी रात ट्रेन पकड़ ली। अच्छा। बिना टिकट के। सही बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं जाता हूँ, देखी जाएगी। तो क्योंकि उसका पता भी चला था कि वो अगर अभी नहीं गया तो शायद लेट हो जाऊंगा एडमिशन के लिए जी। So overnight I caught the train. It was a long and painful journey जमशेदपुर से, और मैं मुंबई पहुंचा, फॉर्म भरा और टेस्ट दिया और I got through। तो पढ़ने लिखने का मेरा इरादा नहीं था,
नाम लिखा लेना था और रहने की जगह मिल जाए, मेरा ये बस। हाँ, और शहर का तजुर्बा लेना था, क्योंकि मुंबई कभी देखा नहीं था। जी। तो रहने की जगह मिल गई ज़ेवियर्स के हॉस्टल में, विच इज़ ग्रेट। एंड कोर्स जो था वो बाकायदा रोज होता था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन उस तरफ मेरा तवज्जो कम था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिकॉज मेरा तवज्जो ये था कि पहले ये शहर को थोड़ा समझा जाए कि क्या है। जी। और मैं था भी 20-21 साल का, थोड़ा अभी यू नो इफ आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय लाइफ नाउ जी। तो मैं बहुत दोस्त बनाए और शहर काफी देखा, घूमा, लेकिन उस तरफ साउथ बॉम्बे तो ये गलतफहमी होगी, शहर यही है शायद। यही है। उसके बाद वो जब कोर्स खत्म हुआ तब मैं अंधेरी ईस्ट में आया, शेर पंजाब, और तब करियर की शुरुआत हुई। लेकिन एक फायदा जो हुआ वो कोर्स करने से कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स आते थे आपको पढ़ाने, तो आपसे उनकी मुलाकात एक हो जाती थी। जी। जो मेरी कोर्स कोऑर्डिनेटर थी उर्मी वेकर मैडम, खुद एक राइटर थी। अच्छा। तो इंडस्ट्री में जब मैंने पहले कदम रखे तो उन्होंने काफी मेरी मदद की, बिकॉज आई टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ हर, यू नो, शी लाइक्ड मी एज अ स्टूडेंट। वहाँ पे हमको तजुर्बा ये भी मिला कि हमने 1-2 फिल्में बनाई, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी एज टेस्ट में, तो उसमें मेरा ग्रोथ हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। और जब यहाँ आया तो अंधेरी ईस्ट में शेर पंजाब में मैंने वहाँ पे एक छोटा सा घर लिया रहने के लिए, और जिसको कहते हैं स्ट्रगल, जिसके काफी रोमांटिक स्टोरीज हैं, यू नो, कि मरीन लाइंस में सो रहे थे, चने खा रहे थे, और ये सब ये 90s वर्जन है उसका। कि आप शेर पंजाब में, शेर पंजाब, वनराई, शेर पंजाब, हाँ, महाकाली, आप देखिए ये सब लोग वहीं पे, मतलब सो देयर वाज देयर, एंड बट द थिंग वाज दिस दैट मैंने बहुत ज्यादा ऐसे काम की तलाश नहीं की, बिकॉज मैं आया तो मैजिक बॉक्स बोल के एक प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी, तो उसमें मुझे एज अ ट्रेनी, जस्ट लाइक अ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए, प्रोडक्शन इंटर्न काम मिला। और मैंने काफ़ी मराठी सीरियल्स में और इस सब में और कुछ सीरियल्स में, तो मैं पीछे पीछे जो भी जो भी इंटर्न करता है वो करता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सेट्स नहीं समझ में आ रहे थे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर मेरी पहली फिल्म जो मैंने की करीब 5-6 महीने बाद, शरारत नाम की फिल्म, वहाँ से फिर फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू हुई। सो आपने शरारत में एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट ज्वाइन किया या इंटर्न? हाँ, मतलब इंटर्न, मतलब गेट किक्ड अराउंड एंड यू डू व्हाटएवर एनीबॉडी। सो वो जो 1-2 साल का आपका जो रहा उस समय, जो उतार चढ़ाव, जो वो भागा दौड़ी रही अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट आने की, वो उतार चढ़ाव के बाद विशाल भारद्वाज जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे वो प्रोसेस पूरा शुरू हुआ? वो भी एक अजीब टाइप का फेटफुल चीज है वो, क्योंकि क्या हुआ, शरारत करने के बाद जिसमें 1.5 साल निकल गए, और वो काफी मुख्य धारा की फिल्म थी वो, हालांकि सीखने को तो बहुत मिला, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उस एक्सपीरियंस का, लेकिन वैसी फिल्म मुझे नहीं बनानी थी। करेक्ट। मुझे डिफरेंट फिल्में बनानी थी। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पे काम करना शुरू किया था, और मैं काफी पैशनेटली उस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा था कि कुछ किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रगल थी, पैसे नहीं थे ना, तो आप अपने पैसा लगा करके कर रहे हो जो भी है जी। तो लेकिन मेरा सारा ध्यान उस तरफ था और पैसे हो गए थे खत्म। तो फिर खबर आई थ्रू फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री सर्कल्स कि विशाल भारद्वाज साहब जो है फिल्म बना रहे हैं, बच्चों की फिल्म बना रहे हैं, उसमें उनको चाहिए असिस्टेंट। तो 3 महीने का कमिटमेंट है। मैंने कहा 3 महीने का कमिटमेंट है और पैसे जो भी उस जमाने के हिसाब से ठीक ही ठाक है जी, घर चल जाएगा थोड़ा। तो मैं चला गया मिलने, और आई हैड दिस डिबेट दिमाग में, एक वो था कि मैं अभी ये 3 महीना जो इतनी मेहनत की है, 4 महीने इस फिल्म पे जो डॉक्यूमेंट्री, उसको छोड़ करके इस पे चला गया। तो मैं अपने दोस्त से बात करते करते मुझे डर ये लग रहा है कि साला मैं कभी बना नहीं पाऊंगा ये फिल्म। मैं उसमें लग रहा है 3 महीने, बट मैं इतना लंबा चला जाऊंगा कि लूप में चले जाएंगे बेसिकली। हाँ, कि वो नहीं कर पाऊंगा बट लेकिन जरूरत थी, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी। बिल्कुल। और ये सच भी हुआ, जो मेरी फीलिंग थी सच भी हुई। कभी वो डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है क्योंकि मैं वहां गया, उनसे मुलाकात की। एक तो आई रियली हिट इट ऑफ विद विशाल भाई इमीडिएटली। करेक्ट। बहुत कारणों की वजह से। एक तो वो जिस तरीके के इंसान है, आप जो कहते हैं ना कि बहुत ही जेनरस आदमी है, दूसरों के लिए उनके बहुत बड़ा दिल है उनका, तो उनके लिए। और एक दूसरा वो कि उनसे आप बात कीजिए, उस जमाने में मेरी क्या 23-24 साल की उम्र थी, तो लेकिन वो कभी ऐसा महसूस नहीं कराते थे
कि बेटा तुमको कुछ आता नहीं है तुम, लेकिन ही यूज्ड टू ट्रीट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, और ऐसे बात करते थे आपसे। तो पहली मीटिंग वो मकड़ी फिल्म बना रहे थे, और पहली जो मीटिंग हुई दोस्तों, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमको काम आता है कि नहीं और कैसे करते हो अपना काम, उन्होंने ये पूछा कि तुमको भूत प्रेत में विश्वास है कि नहीं। और ये मेरा इंटरव्यू। अच्छा। तो एक एब्स्ट्रैक्ट, एक जनरल डिस्कशन उसके बारे में, तो वो उसके बारे में घंटा भर मैंने बात की उनके साथ। फिर मैं आ गया, मैंने कहा पता नहीं यार, मतलब बात तो ये हुई है। और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और मैंने उनको ज्वाइन किया। वो बहुत ही अच्छा तजुर्बा था, बिकॉज विशाल साहब पहली बार फिल्म बना रहे थे और म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से तो बहुत फेमस थे जी, लेकिन फिल्म मेकिंग का तजुर्बा उनको भी नहीं था जी। स्क्रिप्ट मजेदार थी, लेकिन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उनको नो हाउ, और उनकी जो टीम भी थी वो भी एकदम रुकी थी, किसी को कुछ नहीं। तो मैं ही सबसे ज़्यादा तजुर्बा लेके आया था एक तरीके से, और मैं फिर शूटिंग को कुछ 10 दिन बचे थे, तो मैं आई रियली टर्न इट अराउंड। तो मैंने काफ़ी, मतलब 10 दिन में सारी चीज़ें रेडी कर दी शूटिंग के लिए। और जब वो फिल्म बनी तो सबसे खुशी की बात जो मुझे ये लगी कि वो सेट ऐसा था जिसमें कोई बड़ा छोटा, सीनियर जूनियर, इस टाइप का कुछ नहीं था। सब, शबाना जी भी थी उसमें, लेकिन सब लोग फिल्म बना रहे थे। ऑब्वियसली शबाना जी सबसे सीनियर आर्टिस्ट थी और सबके लिए, लेकिन काम की तरफ, काम की इज्जत सबको है जी, काम की तरफ इज्जत सबको है, और जो काम करने वाला है इज्जत सबको। ये सेट का एनवायरनमेंट ही अलग था, करेक्ट, इंटेंशन ही लोगों की अलग थी, और ये मुझे लगा ये सही है, ये इस तरीके का काम, मैंने इस तरीके के एटमॉस्फेयर में मुझे काम करना है। सबसे बड़ी लर्निंग तो ये हुई, और सबसे जो अच्छी चीज लगी मुझे वो फिल्म और वो फिल्म बनाते बनाते विशाल जी से मेरी दोस्ती ही कहेंगे, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन दोस्ती ही कहेंगे, बिकॉज जिस तरीके से उनके साथ उठना बैठना, साथ में खाना, साथ में घूमना फिरना, दीन दुनिया की बातें करना, हमारा सिमिलर परिवेश भी है हमारा, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी हिंदू कॉलेज के हैं बिल्कुल, तो उसके बारे में काफी वी हैड लॉट टू शेयर अबाउट पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो एक बहुत ही गाढ़ी रिलेशनशिप हो गई उनके साथ, और उन्होंने मकबूल की स्क्रिप्ट भी दे दी। तो अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता, वो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं दीवाना हो गया, मुझे कहा ये कमाल है यार, ये तो करना पड़ेगा। और इसको लक फैक्टर जो हम लोग, बहुत लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उस परिवेश में आना, और वो इंडिपेंडेंटली, एक तरीके से इट वाज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग, कि सभी लोग एक साथ मिलके कर रहे थे, वो एक तरीके का लक भी है जी, बिकॉज नहीं तो वो आप उसी हायरार्की में फंस के रह जाते हैं यहाँ पे, और वो उस तरीके पे, और खास करके शायद विशाल सर अगर उस जमाने में अगर 4-5 फिल्म किए हुए कल्ट डायरेक्टर होते तो शायद वो परिवेश वहां पे भी होता, हो सकता है जरूर, बट वो मेरी किस्मत अच्छी थी, बिल्कुल वो लक फैक्टर था कि वहां से आपको इंडिपेंडेंटली सीखने का वो मिला। और देन ऑब्वियसली बाद में तो मकबूल के बारे में इरफान भाई के साथ जो आपका एक मलाल है, लेकिन आपने बहुत सारा टाइम उनके साथ आपने बिताया। सो मकबूल की स्क्रिप्ट में किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहा, और कास्टिंग का प्रोसेस कैसा था, बिकॉज इट्स वन ऑफ द कल्ट फिल्म इंडस्ट्री हैज सीन, तो वो पूरा जो एक्सपीरियंस है ना अभिषेक भाई, वो तो मकबूल के बारे में अब सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो कुछ एक मैजिकल चीज लगती है जी, अब सोचता हूँ तो, हालांकि काफी साल हो गए उसके बारे में। वो फिल्म भी बनाना उतना आसान नहीं था, जब मकड़ी बन गई थी और बिक नहीं रही थी, करेक्ट, तो विशाल साहब की फोर्ड एस्कॉर्ट हुआ करती थी, तो फोर्ड एस्कॉर्ट में पीछे हम मकड़ी के रील्स रहते थे उसकी डिक्की में, और हाथ में मकबूल की स्क्रिप्ट होती थी, और हम प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस जा रहे थे, ये फिल्म खरीद लो या ये फिल्म बना लो। सीरियसली ये करीब ये सिलसिला कुछ नहीं तो 6 महीने चला। अरे बाप रे। और किस्मत से ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि फिल्म भी बनना कि बॉबी बेदी साहब आ गए, उनको मकबूल की स्क्रिप्ट पसंद आई, उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, मैं प्रोड्यूस करूंगा, और मकड़ी भी बिक गई, तो दैट स्ट्रगल वर्कड आउट। जो वो स्क्रिप्ट थी जब मैंने पढ़ी थी, तो उसका फर्स्ट हाफ पूरा तैयार था, सेकंड हाफ रेडी नहीं था, तो अब्बास टायरवाला साहब और विशाल जी साथ में लिख रहे थे। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं लिटरेचर स्टूडेंट था, तो मैंने मकबेथ बहुत पढ़ा था, मतलब मुझे ज़बानी याद था, कंठस्थ जिसको बोलते हैं कि एकदम कंठस्थ था। तो मेरे लिए वो अडेप्टेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंप्रेसिव भी था, राइट। जिस तरीके से विशाल साहब ने कुछ चीजें की थी, कि जैसे विचेस को उन्होंने पुलिस ऑफिसर बनाया, जो उन्होंने पैरेलल्स ड्रॉ किए, दैट वाज एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो अडेप्टेशन, और विशाल साहब की डायलॉग राइटिंग कमाल की थी, कैरेक्टर्स कमाल के थे। उन्होंने मकबेथ को जो थ्रोन चाहिए वो और लेडी मकबेथ सेम कर दी,
क्योंकि निम्मी एक तरीके से जो तब्बू का कैरेक्टर था, निम्मी एक तरीके से ही वो एक थ्रोन थी, यू नो. सो दोस पैरेलल्स वर अमेजिंग फॉर मी एज अ लिटरेचर स्टूडेंट हु हैज रेड मकबेथ मेनी टाइम्स. और उसके जो मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस था वो काफी इंटरेस्टिंग था. बजट तो ऑब्वियसली ज्यादा नहीं था बिकॉज इट वाज नॉट अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म लाइक दैट जी. लेकिन मुझे एक चीज जो याद है कि नसीर भाई हमेशा से इन्वॉल्व थे उस. नसीर, इट वाज लाइक अ गिवन थिंग कि नसीर भाई तो कर ही रहे. और नसीर भाई शुरुआत में जब मुलाकात हुई तो आई थिंक प्लान वाज कि ही विल प्ले द अब्बा जी कैरेक्टर व्हिच पंकज जी प्लेड इवेंचुअली जी. एंड आई थिंक नसीर भाई ने कास्टिंग में बहुत हेल्प की थी विशाल जी. हाँ, तो बहुत हेल्प की थी क्योंकि ऑफिस में आकर के बैठ करके काफी डिस्कशंस हुआ करते थे. और उनका ही ये आइडिया था कि ओम जी को लेते हैं और मैं और ओम जी, तब हमारा प्लान था कि इरफान और विनीत सिंह वो प्ले करेंगे पंडित और पुरोहित के कैरेक्टर. अच्छा. यू नो, एंड नसीर भाई वो सपोज टू प्ले अब्बा जी. तो नसीर भाई का ये था कि यार देख, मैंने इस टाइप का जो है ना गैंगस्टर बॉस ये बहुत मैंने कर लिया लाइफ में, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है अभी ये करने में. हालांकि अगर ओम जी को लेके आते हैं और ओम जी और मैं ये दोनों कैरेक्टर प्ले करते हैं तो एक नई बात होगी कि हमें बहुत सीरियसली लिया जाता है एज एक्टर्स. और अगर हम ये दो कैरेक्टर प्ले करें जो कि यू नो है वैसे तो कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सीरियस उनका पार्ट है, लेकिन कैरेक्टर जो है बड़े बदमाश टाइप के और यू नो कैरेक्टर जो यू डोंट टेक सीरियसली. तो इफ ओम जी और मैं करेंगे तो people will take that part. और ये आइडिया बहुत बढ़िया था. और हेवी वेट्स, मतलब ओम पुरी एंड नसीर साहब, वो दो जो अय्यार कैरेक्टर जिनको बोला जाता है ना, वो अय्यार कैरेक्टर प्ले करना. एग्जैक्टली. तो वो उनका आइडिया था, which I think was a brilliant idea. करेक्ट. तो वो हुआ और फिर वहीं से बात निकली कि अब्बा जी कौन प्ले करेगा. तो शशि कपूर साहब तक बात गई थी बिकॉज उन्होंने इन मुहाफिज की थी ना, जिसमें राइट. तो इन कस्टडी मुहाफिज फिल्म. तो लेकिन फिर पंकज जी पे बात आई है. Then everybody was in agreement that Pankaj Ji will do, and Pankaj Ji obviously killed it. मतलब K.K. Menon was playing Maqbool. Correct. K.K. Menon साहब was playing for the longest time. लेकिन फिल्म हमारी भी थोड़ी डेट ऊपर नीचे होती है, जो जैसे अमूमन होता ही है. तो वो हुआ और उनकी कमिटमेंट किसी और दूसरी फिल्म को थी, वो डेट आड़े आ गई. तो बहुत मतलब वी वर वेरी हार्ट ब्रोकन, बट ही हैड टू लीव द फिल्म. उसी दौरान जब ये सब चल रहा था के के साथ, तिशु भाई की स्क्रीनिंग थी हासिल की. और हम मेरे ख्याल से बैंड्रा में डिम्पल है वहां देखने गए थे. और वहां से निकलते निकलते वो डिसीजन हो गया कि इरफान भाई कि इरफान को फोन लगाओ कि इरफान भाई आए. एंड या इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर हिम आल्सो टू प्ले मैकबेथ. एंड ही केम एंड जॉइंड. सो और तब्बू ने तो तब विशाल जी ऑलवेज वांटेड तब्बू टू प्ले निम्मी, तो शी लव्ड द स्क्रिप्ट. तो ये 5 लोग. अब आप इमेजिन करिए कि यू नो इरफान, तब्बू, पंकज जी, ओम जी, नसीर, मतलब क्या कास्ट है. मतलब मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि वो जो हवा थी वहां की वो हवा कैसी थी अभिषेक भाई, वो जरा, क्योंकि सोच के ऐसा लगता है ना कि मतलब आप, मुझे तो इरफान भाई की आंखें, मतलब मकबूल अगर मैं देखूं तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. और शायद दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस. हम सारे लोग पंकज जी के परफॉर्मेंस और मतलब हर आदमी अपने कैरेक्टर में, और ऊपर से विशाल सर की और जो पूरी की पूरी राइटिंग थी और वो फिल्म बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत कमाल था फॉर समबडी. मैं फर्स्ट एड ही था और ये एक तरीके से मतलब मकड़ी से ज्यादा बड़ी फिल्म थी. जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ज्यादा थी और एक्टर हेवी वेट एक्टर्स थे, तो प्रेशर भी था जी. और मैं 25 साल का था. तो मतलब वो प्रेशर क्या था? प्रेशर ये था कि भाई चक्कर ये है ना कि दे वेरी सीनियर यू, उनको बहुत तजुर्बा भी है जी. तो बाद में ये बात समझ में, तब तो डर ही लगता था, लेकिन बाद में ये सब बातें समझ में आती कि वो अगर देख लेते, इनसिंसियरिटी देख लेते ना, तो नसीर भाई, ओम भाई वो टॉलरेट नहीं कर सकता. वो बेवकूफी या इनसेंसिटिविटी या इनसिंसियरिटी वो टॉलरेट नहीं कर सकते. वो वहीं बजा देते थे. हेडमास्टर्स हैं मतलब वहीं पर बेत पड़ेगी आपको. तो वो डर रहता, उस बात का डर रहता था कि भैया. लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं. एक्सपीरियंस वाज प्लेजेंट ओनली, but there was always that fear. Yes. You know, and you're always on your toes. You're always on your toes. You're always on your toes and you have to be very careful. इरफान भाई से तो दोस्ती का रिश्ता था, तो दोस्ती, क्योंकि विशाल जी के साथ बैठते थे. तो विशाल जी जब
चले गए, या तो वो जाओ गुरु चलो है ना, तो उनके साथ फिर चले गए, कहीं तफरी करके आ गए, वो घर भी आते थे, म्यूजिक सुनते थे, तो उनसे साथ तो दोस्ती थी। लेकिन नसीर भाई, ओम भाई सबसे डर लगता था, लेकिन दे हैड फन बिकॉज वो कैरेक्टर्स भी ऐसे प्ले कर रहे थे ना, तो वो रियल लाइफ में भी पंडित पुरोहित बन के बैठे हुए थे, हंसी मजाक करना और तफरी करना, और वो सेट पे वैसा था एटमॉस्फेयर। हालांकि प्रेशर बहुत था क्योंकि बजट ज्यादा नहीं था हमारे पास, फिल्म बड़ी लंबी चौड़ी कास्ट थी, भोपाल में शूटिंग कर रहे थे, एलिमेंट्स वर नॉट ऑलवेज इन फेवर, तो उसकी वजह से प्रेशर मेरे ऊपर, विशाल जी के ऊपर भी बहुत था, बहुत प्रेशर था, और कुछ वाकयात हुए भी, लेकिन या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इरफान भाई के साथ कैसी वो दोस्ती, और खास करके मैं अब सोचता हूँ आपसे बात करते करते, तो शायद क्योंकि इरफान भाई का भी वो अर्ली समय था इंडस्ट्री के अंदर, उनका भी लेकिन उसके बाद तो जो रॉकेट की तरह उनका करियर ग्राफ जो गया है, मतलब सो मेनी कल्ट्स एंड सो मेनी दिस थिंग, शायद वो भी ना एक टाइमिंग का एक मिसमैच है, बिकॉज आप लोगों की दोस्ती बड़ी गहरी रही, बट काम साथ में नहीं कर पाए, वो क्यों ऐसा हुआ? क्या वो कमाल का है, वो क्या है कि मकबूल करते वक्त और उसके इमीडिएटली बाद तो मतलब बहुत उठना बैठना, हंसी मजाक, घर पे आते थे वो, मैं यहाँ जब शिफ्ट हो गया था ओशीवारा में, तो वो घर पे आते थे और काफी टाइम स्पेंड किया, और आई डोंट थिंक कभी ऐसे कहा था एक दूसरे को, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जब डायरेक्टर बनोगे तो काम तो करेंगे, इस तरीके का अनसेड, आपने बोला ना वो रिलेशनशिप है, तो वैसा बन गया था, वो था। और हुआ भी कि जब बेइश्किया लिखी तो इरफान भाई को अप्रोच भी किया। अच्छा, वो बड़े कमाल का था कि मैंने पहला ड्राफ्ट किया तो मैं खुश नहीं था, हम कोई भी खुश नहीं थे उस ड्राफ्ट से, तो विशाल जी ने सबरीना धवन को कांटेक्ट किया। सबरीना धवन मॉनसून वेडिंग की राइटर है जी, और वो न्यूयॉर्क में रहती हैं जी, तो विशाल ने सबरीना जी को कांटेक्ट किया कि भाई इसका ये स्क्रिप्ट में कुछ एक खुड़पेच करनी है, तो कैसे करें? तो उसने बोला अभिषेक को बोलो आज है, तो मैं चला गया न्यूयॉर्क। अच्छा, और न्यूयॉर्क में बैठ करके करीब मैं 1.5 महीना था वहाँ पे, हमने इश्क की जो अब कहानी है उसको क्रैक किया, और मैं बड़ा खुश हुआ बिकॉज मुझे फिल्म दिखने लग गई पहली दफा कि हाँ अब ये बन जाएगी, अब ये तो करेक्ट जी। इरफान भाई को कहानी का अंदाजा था कि कहानी क्या है, उनको ये भी पता था स्क्रिप्ट पे प्रॉब्लम्स है, तो वो ठीक करने के लिए अभिषेक आया हुआ है न्यूयॉर्क, और वो खुद भी न्यूयॉर्क आए थे, तो उन्होंने फोन किया जी। उनकी एक फिल्म थी माइटी हार्ट जो उन्होंने की थी, जिसमें एंजेलिना जोली और एंजेलिना जोली थी, बड़े बड़े कलाकार थे, बड़ी फिल्म थी। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं हूँ, कहाँ मिलना है? तो उन्होंने बुलाया, एक एड्रेस दिया, वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल है मैनहट्टन में। तो आई लिटरली फेल्ट लाइक देहाती लड़का जो है बड़े शहर आ गया, तो वैसी वाली फीलिंग थी। और मैं खड़ा हूँ वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया के बाहर, और एक लिमोजिन आती है, उसमें से एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट निकलते हैं, दूसरी लिमोजिन आती है उसमें इरफान खान साहब निकलते हैं। उन्होंने कहा कमाल, बाप रे। और उसके बाद आ जाओ गुरु, उन्होंने कहा, हम लोग गए, कुछ 50-60th फ्लोर में उनका स्वीट था, वहाँ बैठे और वहाँ पे बात की, थोड़ा हंसी मजाक तफरी के बाद फिर हमने फिल्म की बात करना शुरू की। और मैंने कहा मैंने ये कहानी में चेंज किया है, और ये अब मुझे लगा कि वो कहानी के चेंज से खुश नहीं है। अच्छा, ऐसी फीलिंग आई मुझे। लेकिन मैंने कहा कि अभी तो लिखा ही जा रहा है, तो बम्बई पहुंच करके मैं आपका बाकायदा नरेशन देता हूँ जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब हुआ तो मैं बॉम्बे आया, और 1-1.5 महीने बाद मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, और फिर मैंने हाँ साहब को फ़ोन किया और मिलने गया उनसे, और उनको पूरी फिल्म नरेट की। उनको फिल्म तो पसंद आई, लेकिन ही वॉज नॉट श्योर अबाउट प्लेइंग द कैरेक्टर, एंड तो उन्होंने कहा आई एम नॉट श्योर, एंड he had some date issues and things like that. तो मुझे सेंस मिल गया कि शायद वो नहीं करना चाह रहे हैं किसी कारणवश, जो भी हो। और I want to make a film, ठीक है, you take the disappointment, you move on, and वो फिल्म की जर्नी अपनी होती गई। तो पूरी कास्ट, मतलब पंकज जी भी थे और प्रीति जिंटा थी, और वो सब बदल गया उसके बाद। पूरा चीज पूरा ढांचा ही चेंज हो गया। वो फिल्म बनी, विशाल जी खुश नहीं थे, लेकिन विशाल जी वॉज वेरी अपसेट दैट इरफान नहीं है। हाँ, इरफान ने ना कहा, और जिस तरीके से ना कहा, he did not like it. I was too young and too invested in the film कि मेरे को ठीक है जो भी है अपनी जगह। और हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। Anyway, तो अब मैं देखता हूँ कि जो कास्ट है इश्किया की, मैं उससे बहुत खुश हूँ कि जो कास्ट बनी और जिस तरीके से काम हुआ। तो वो फिल्म जब खत्म हुई और जब फिल्म लगी, तो इरफान साहब
ने विशाल जी को फोन करके बोला यार तो गड़बड़ हो गई गुरु। तो सो देन इरफान भाई का चेहरा आ गया, गड़बड़ हो गई गुरु। हाँ ये तो गड़बड़ हो गई गुरु यार। तो देन ही मेट, तो फिर वो 7 खून माफ की रीडिंग थी मुझे याद है, तो विशाल जी ने मुझे बुलाया था, तो खान साहब मिले वहाँ पर, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, अगली वाला सुनाना, अगला वाला सुनाना। तो अगली वाला जब 1.5 इश्के का दौर आया तो अब तो कास्ट बन गई थी उसमें। बिल्कुल। तो मैंने कहा इरफान भाई है नहीं आपके लिए कुछ? बोलते नहीं मैं ऐसे सुनने आऊँगा। तो उन्होंने स्क्रिप्ट बाकायदा सुनी, उनको पसंद भी आई। बट हाँ वो जो मैं आपको बता रहा था कि फिर उसके बाद सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाई, वो हो ही नहीं पाया। बिकॉज उसके बाद मैंने उड़ता पंजाब बनाए, उसमें क्या ही करते वो। सोनचिड़िया जब मैंने, और काफी सोचा मैंने उनके बारे में, लेकिन पान सिंह तोमर इतनी स्ट्रांग फिल्म थी, उसमें उन्होंने बिहड़ का एक डकैत प्ले किया था। आई डिडंट वांट हिम टू रेपिटेड नहीं करना चाहते थे, बिकॉज आपके एक वो भी होता है ना कि आपका फिल्म मेकिंग का थॉट जो था वो मुख्तलिफ नहीं था, बिकॉज सिमिलर ही था ना। एग्जैक्टली प्लॉट वैसे ही था, कभी तो करते ही अगर ये हादसा नहीं होता। तो वो खैर मेरे हिसाब से कमिंग बैक टू विशाल भारद्वाज अगेन, दैट्स उसके बाद ओंकारा वाज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट कमर्शियल। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी फिल्में आपने की वो कलात्मक थी और उस तरीके के एक्टर थे, लेकिन मेन स्ट्रीम एक्टर्स लाइक अजय देवगन, सैफ अली खान, मतलब मेरे को वो लंगड़ा त्यागी, वो मुझे, क्योंकि हम बहुत सालों तक मतलब ये बड़ा कोइंसिडेंट है, लेकिन हमारा एक गाजियाबाद का एक लड़का था त्यागी, वो लंगड़ा था, और हम उसको एक्चुअली में वो कभी भी कैंपेन करने आता था तो हम चिल्लाते थे लंगड़ा त्यागी, लंगड़ा त्यागी, लंगड़ा त्यागी। और मैंने पहली बार जब सुना ना तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो कॉमन लैंग्वेज जो है ना, ये उसी की पौध है, क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लाता है इस तरीके की, उसमें जो मुजफ्फरनगर और मेरठ और उसके पेरिफेरी में जो कहानियां होती हैं, सो जो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म मानी जाती है, उसका पूरा इंसेप्शन और किस तरीके से ये मेन स्ट्रीम एक्टर्स को इंडियन रूरल सेटिंग में क्राफ्ट करना विद द शेक्सपियर स्टोरी, वो पूरा प्रोसेस है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपसे जानना कि क्योंकि कई लोगों ने उसके बारे में बात की है, बट इन हाइंडसाइट मुझे थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस ज्यादा जानना है उसके बारे में। आई थिंक ओमकारा ने रूरल इंडिया को कूल बनाया था। करेक्ट। जो कि नहीं होता था करेक्ट तौर पे। ये हुआ था कि मेरे ख्याल से अजय देवगन साहब ने विशाल जी को बुला करके ये बात कही थी कि भाई तुम अगर शेक्सपियर अगली बनाओगे तो मेरे पास जरूर आना। और ये बात आई गई हो गई, बिकॉज विशाल जी कुछ और कर रहे थे। करेक्ट। उनका शेक्सपियर बनाने का इंटेंशन था नहीं। और एक वो दूसरी फिल्म कर रहे थे आई वाज वन ऑफ द राइटर्स ऑन दैट, जो कि रॉबिन दा ही थे, रॉबिन भट्ट साहब, मैं और विशाल जी ने एक फिल्म लिखी थी, और वो फिल्म वाज एन एडेप्टेशन ऑफ अ प्ले, अनदर प्ले। और वो फिल्म प्री प्रोडक्शन में भी गई जी, बाकायदा स्टार्स हो गए थे, प्री प्रोडक्शन में गए थे। विशाल जी का ये इंटेंशन था कि वो बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे जी। वो थोड़ा मेन स्ट्रीम कलाकारों के साथ एक थोड़े मेन स्ट्रीम फिल्म बनाने का उनका मूड था पहले से जी। तो वो सब था, लेकिन वो फिल्म एकदम मतलब समझ लीजिए शूटिंग से 1 महीना पहले या 20 दिन पहले बंद हो गई, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, सम डिसएग्रीमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अब सिचुएशन ये हो गई कि क्या करें, और अजय का ऑफर तो वैलिड था अभी भी, तो विशाल जी ने कहा यार ये कर लेते हैं। और हुआ ये था कि थ्रू ऑल द इयर्स ना, ऐसे ही तफरी में बात करते करते विशाल जी और मैं, अगला अगर शेक्सपियर करना पड़ा, अगर मौका मिला तो हम ओथेलो करेंगे। उसकी सेटिंग और इस काफी डिस्कशन हमने यूं ही किए थे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कमिटमेंट के। तो वो सारी बातें थी, तो वो सारे डिसीजंस फटाफट लिए गए। क्योंकि जब अजय देवगन साहब से मुलाकात हुई दोबारा, विशाल जी ने कहा मैं ओथेलो करता हूं, तो इसे ठीक है, आई एम रेडी टू प्ले। ये बात है सितंबर एंड की, और जनवरी में उन्होंने डेट दे दी जी। सो नाउ वी डोंट हैव टाइम। करेक्ट। तो विशाल जी, रॉबिंदा और मैंने सामान बांधा और हम लोग चले गए मेरठ। और विशाल जी मेरठ की हैं, तो वो हर जगह लेके गए जहां उन्होंने उनके जो एक्सपीरियंसेस थे। करेक्ट। वहाँ के बदमाशों की फिल्म बना रहे हैं अगर, तो तो वो कॉलेज जो त्यागी हॉस्टल जो है, और यहाँ पर लोगों से मिलना, बहुत लोगों से मिले, वहाँ के गैंगस्टर्स से मिले। वो एक ओमकारा में सीन है ना, जब नसीर भाई के कैरेक्टर से जेल में मिलने जाते हैं, वो हमारे साथ हुआ था। हम किसी से जेल में मिलने गए, और वो स्टार्च वाइट कुर्ता पैजामा में बैठा हुआ है, और ऐसे वहाँ पे पकवान लगे जैसे आप किसी के घर आए हो, बाकायदा चाय वाय दी जा रही है। वेस्टर्न यूपी का पूरा जो तो वो सारे तजुर्बे हुए, वो सारा हमने
वी अब्जॉर्ब्ड इट एंड वो हम लोग 10-15 दिन वहाँ थे और वो सारे एक्सपीरियंसेस हमने स्क्रिप्ट में डाले और उसके बाद हम लोग मसूरी गए और हमने कुछ 15 दिन में फिल्म लिख दी, विच इज अ रिकॉर्ड। मैंने कभी लाइफ में 15-20 दिन में फिल्म नहीं लिखी है, उसके ना पहले ना उसके बाद। ओथेलो, हाँ, उसको एडेप्टेशन, तो उसकी वो वक्त था भी नहीं हमारे पास। और उसके बाद अब मेरा ये हम जिस पेडिग्री का फिल्म मेकर मैं था उस जमाने में एज अ फिल्म राइटर, हम मकबूल से आए हैं, ब्लू अम्ब्रेला हमने बनाई है, बिल्कुल पंकज जी, नसीर भाई, ये सारे कलाकारों के साथ काम किया है। और तो अजय देवगन है, बहुत अच्छी बात है, बट हम लंगड़ा त्यागी कैरेक्टर में कोई सीरियस एक्टर को लेंगे उस टाइप का था। और विशाल जी केम अप विद, वो गए कुमार जी से, कुमार मंगत साहब जो प्रोड्यूसर थे, और अजय देवगन, एंड पता चला कि सैफ अली खान साहब को फोन जा चुके हैं। और मुझे समझे कि सैफ अली खान साहब, मैंने दिल चाहता देखी है, हम तुम देखिए, ये कैसे कर पाएंगे, मतलब कि आपको तो डाउट होता ही है ना। बिल्कुल। मैं उस फिल्म में काम नहीं कर रहा था, आई वाज अ राइटर ओनली ऑन दैट फिल्म, सो आई जस्ट गिव माय टू ऑनेस्ट ओपिनियन। तो विशाल जी का, तुम डोंट वरी अबाउट इट, इट विल हैपन, ही मेड इट हैपन, आई हैव टू से, एंड ही मेड इट हैपन। तो चक्कर ये हुआ कि फिल्म मेकिंग फटाफट कास्टिंग हो रही है और मुझे बस ये लग रहा था थिंग्स आर हैपनिंग टू क्विकली, वी डोंट हैव टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है कि नहीं, कि इतनी तेजी से सारी चीजें हो रही थी, बट हो गई, मतलब सारी कास्टिंग, और इट्स बहुत मैसिव कास्ट। और उसके बाद क्रूइंग अप शुरू हुआ, तो मैंने ही विशाल जी को बोला, बिकॉज क्योंकि इतने करीब है शूटिंग के, हो नहीं पाएगा, मैंने कहा आई वॉलंटियर, लेट मी सेट अप द एंटायर टीम एंड आई विल बी ऑन सेट। तो एक्चुअली ओमकारा वाज द फिल्म व्हिच वाज माय ट्रेनिंग ग्राउंड टू बिकम अ डायरेक्टर, बिकॉज उसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का कोई काम नहीं करना पड़ा जी, बट आई कुड हेल्प विद द ब्लॉकिंग, आई कुड हेल्प विद द एक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई डिड दैट। करेक्ट। तो उसमें मेरे काफी सॉलिड ट्रेनिंग हो गई, बिकॉज उस समय मैं तैयार हो गया था, मुझे फिल्म लिखना, मतलब कि इश्क की आइडिया भी आ गया था और सोचना शुरू कर दिया था, बट दैट फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, बिकॉज ये सारे जो कलाकार थे, ये पता है वो क्या बनाने आए हैं। तो वो जो मुझे डर था कि एक मेन स्ट्रीम फिल्म के जो सेट का एनवायरनमेंट होगा वो कंड्यूसिव होगा कि नहीं अच्छी फिल्म बनाने के लिए, वैसा कुछ नहीं था। वो सारे लोग एक तपस्या में आए थे कि भाई यहाँ पे वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। उनकी विलिंगनेस थी ना वो करने वो अलग है। हाँ, वो मेरे ख्याल से डायरेक्टर से फ्लो होता है, तो डायरेक्टर को जब देखा, तो चाहे वो करीना हो, चाहे वो सैफ ने, तो खैर मतलब कमाल ही किया था। सो अभिषेक भाई, फिर आपका डायरेक्शन डेब्यू इश्किया जैसी रॉ डार्क कॉमेडी, क्योंकि अभी तक आपकी जितनी भी फिल्में जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं वो पेरीफेरी में रही हैं, तो वो किस तरीके से वो हुआ पूरा प्रोसेस, और क्या आपका वो डायरेक्टर नोट क्या था उस फिल्म के बारे में? कास्टिंग वगैरह के बारे में तो आपने जैसे बताया, लेकिन उसके बारे में नसीर साहब किस तरीके से आए, अरशद भाई किस तरीके से आए, वो ज़रा प्रोसेस बताएं ज़रा। इश्किया की कहानी जो है मुझे आई दिमाग में, बचपन में हम मनोहर कहानियाँ जैसी मैगजीन्स पढ़ा करते थे ना जी, तो वहाँ से आई एक्चुअली जी। और मैंने अपने घर परिवार में देखा था कि महिलाएं जो होती थी हमारे घर परिवार, काफ़ी मतलब ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जी, तो घूंघट यहाँ तक होता था, तो ऐसा लगता था कि जो है इस घर में भाई मर्दों की चलती है, राइट, लेकिन है इसका उल्टा, बिल्कुल तो जस्ट क्वाइट सॉफ्ट पावर दैट women have, उसके बारे में मुझे बात करनी थी। तो ये इश्किया का आइडिया है, मैंने उनको बेसिक कहानी सुनाई जी। और मेरा हमेशा से थोड़ा डार्क कॉमेडी की तरफ रुझान रहा है एज ए फिल्म मेकर, हमेशा से जी। मैं, और वो नेचुरली राइटिंग में आता है जी। मैंने कभी उसको फोर्स करने की कोशिश नहीं की, मैं वहीं चला जाता हूँ यूं तो वो टोन थी कहानी की, और वो टोन विशाल जी को बहुत पसंद आई थी, तो हमने उसको साथ में किया। स्क्रिप्ट को करने में 1.5 साल लग गए थे, काफी मेहनत करना पड़ी थी, लेकिन वो जब क्रैक हुई तो वी वर ऑल वेरी हैप्पी विद इट, कि जो सुर था कहानी का, वो सुर काफी नया था, वो काफी यूनिक था, तो हमें पता था ये नई बात है। फिल्म मेकिंग का जो एक्सपीरियंस था नसीर भाई, अरशद के साथ, अरशद अपना कैरेक्टर और फिल्म तुरंत समझ गए थे, और अरशद और नसीर भाई की पूरा काम करने का तरीका जो है एकदम नॉर्थ एंड साउथ है, बिल्कुल, क्योंकि नसीर भाई बिलीव्स इन रिहर्सल्स, इन प्रिपेयरिंग एंड दिस एंड दैट, एंड अरशद इज स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। तो वो बैलेंस करने में थोड़ा वक्त लगता है जी। हालांकि उनकी ट्यूनिंग बैठ गई, एक हफ्ते के अंदर बैठ गई। फिर दे वर प्लेइंग ऑफ, वो टेनिस मैच उनका चल रहा था जी। और सबसे जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उस फिल्म में,
वो तो विद्या का था। बिल्कुल। इट वाज अ हार्डर पार्ट बिकॉज अरशद और नसीर भाई के कैरेक्टर्स में क्या है कि हंसी मजाक है, थोड़े दिल फेंक टाइप के आदमी हैं, बिल्कुल। तो एक ऑडियंस की तरफ कनेक्शन तुरंत बन जाएगा ना, जिस टाइप के कैरेक्टर। करेक्ट। नो, लेकिन विद्या का जो कैरेक्टर था वो संजीदा कैरेक्टर था, है ना, और ऐसा नहीं कि कोई जोक कर रही है, कुछ कर रही है, बट शी इज अ वुमन ऑफ मिस्ट्री। तो हाउ टू गेट टू हर, दैट वो थोड़ा मुश्किल था। विद्या के लिए भी मुश्किल था, मेरे लिए भी मुश्किल था कि हम ये जो कैरेक्टर है इसमें हम थोड़ा सा भी इधर उधर गए तो हम गलती कर जाएंगे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जी। सो बट इट वाज, पहली फिल्म बहुत भयानक होती है जी, यू नो, ऐसे चैलेंजेस फेंकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और डजंट मैटर कि आपका सेट पे कितने साल का तजुर्बा है जी, वो फिर भी वो एवरी डे इज लाइक अ न्यू डे, तो वो था। लेकिन मुझे एक्टर्स का बहुत सपोर्ट था जी, जिस तरीके से एक्टर्स थे मेरे, तो आधा 50% काम आपका वहीं सॉल्व हो जाता है जी। एक और जो एडवांटेज था मेरे साथ इसके बनाने में कि मेरे पास वक्त बहुत था, क्योंकि इस समय कमीने बन रही थी, और कमीने इसके अगर 3 गुना साइज की फिल्म थी, करेक्ट, वो पहले रिलीज होनी थी, तो मेरे पास एडिट करने के लिए बहुत सारा टाइम था जी। तो वो उसको मैंने काफी तबीयत से, आराम से, धीरे धीरे संजो के एडिट किया जी। और फिल्म आई तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हालांकि जब स्क्रीनिंग्स हुई थी थोड़ी पहले, दोस्त यारों को दिखाई थी, तो लोगों को पसंद तो आई थी फिल्म, इंडस्ट्री के भी कुछ दोस्त यारों को दिखाई थी तो पसंद तो आई थी जी। तो ये था कि पसंद तो की जाएगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस में भी कामयाब रहेगी, कितनी रहेगी इसका कोई अंदाजा था नहीं। करेक्ट, ये सब मेरे लिए नया था जी। और दूसरा क्या था कि वो जो बैकग्राउंड जो आपने बताया कि वो औरतों का भी, बेसिकली तो वुमेन सेंट्रिक ही पूरी स्टोरी थी, और जिस तरीके से वो फिल्म ने ब्लास्ट किया, जिस तरीके से एक नए अरशद वारसी को लोगों ने देखा, मतलब शायद उनके करियर में वो जो पूरा उनका बैगेज था पीछे, बैगेज बोला जाए या फिर उनकी जिस तरीके का काम वो कर रहे थे, ये बिल्कुल अलग था देखने के लिए। सर्किट के बाद अगर कोई कैरेक्टर है तो बब्बन है उनका। हाँ, और वो उसमें कहीं ना कहीं वो रुझान वो दिखाई देता है, वो टैरेंटिनो का थोड़ा सा वो देसी उसमें दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि ये विमेन सेंट्रिक फिल्म थी और काफ़ी हिट थी, दूसरी 1.5 इश्किया जब आई, उसमें माधुरी दीक्षित जैसी इतनी बड़ी एक्ट्रेस का आना, और उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन और प्रेशर आपका क्या था उस फिल्म को बनाने के लिए आफ्टर इश्किया? देखिए, मुझे करनी ही नहीं थी पार्ट 2। अच्छा। मुझे कोई इंटेंशन नहीं था करने का जी। विशाल जी, शेमारू, नसीर भाई सब लोग कह रहे थे कि भाई बनाओ, दूसरा बनाओ, लेकिन मेरे पास कोई कहानी थी नहीं। मेरे पास कहानी थी तो इश्किया बनी। करेक्ट, यू राइट। अब मैं आई कांट वर्क बैकवर्ड्स ना, कि ऐसी फिल्म बनेगी तो शायद सक्सेसफुल होगी, तो मैं कहानी सोचूं। तब मैं उतना मैच्योर नहीं था, अब शायद कर भी लूं, तब तो मेरे पास ऐसे दिमाग नहीं था। तो विशाल जी ने कहा कि यार देखो, तुम्हें नहीं करनी तो हम बना लेते हैं, मतलब कोई डायरेक्टर को लेकर के, एटलीस्ट मैं एक राइटर को लेकर लिखवाऊं तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? तो मैंने कहा नहीं प्लीज, मैं दूसरी फिल्म पे काम कर रहा था। तो एक दारा फारूकी नाम के एक राइटर हैं, अभी भी हैं, तो उन्होंने सेटिंग एक तोड़ी और एक बेसिक कहानी वो लेकर के, जो हम सबको पसंद आई, उन्होंने पता है तो मुझे भी पसंद आई जी। और फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट भी किया उसका जी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो मैं फिल्म करना चाह रहा था वो किसी कारणवश हो नहीं पा रही थी, और ऐसा वक्त आया कि विशाल जी का बेटा अब दूसरी फिल्म बनाने का टाइम आ गया है, तो तुम कर लो। तो एक ड्राफ्ट तो था, लेकिन उस ड्राफ्ट से मुझे कुछ परेशानियां थी, तो विशाल जी को मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग अगला ड्राफ्ट जो है साथ में बैठ के करते हैं। तो हमने दूसरा ड्राफ्ट किया उसका, उसमें काफी नई चीज आई। तो एक जो चीज मुझे पसंद आई इस फिल्म के बारे में, और मैंने फिर डिसाइड किया कि हाँ, ये मैं फिल्म करता हूँ एज ए डायरेक्टर, वो ये था कि इसकी सेटिंग इतनी अलग थी कि एक अलग ही दुनिया थी। तो मेरे लिए अलग फिल्म है। बिल्कुल ठीक है, ये 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स उस फिल्म में भी थे, ये इस फिल्म में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रेफरेंस है कि उस फिल्म का तजुर्बा लेके चल रहे हैं, ये उसके बाद हुआ, ये पहले हुआ, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। बराबर। तो मैंने कहा ये इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन फिल्म है मेरे लिए। तो वो था, और मैं बहुत डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा था। 1.5 इश्किया इज अ लॉट अबाउट ब्यूटी आल्सो, एंड ऑफ कोर्स माधुरी जी हैं तो ब्यूटी है। 1.5 इश्किया में डांस नंबर्स हैं, यू नो, कथक है, और एक नजाकत है, एक कल्चर है, शायरी है, शेरो शायरी है। तो वो एक वो मैंने अपने लिए वो एक्सप्लोर किया जी। खुद की एजुकेशन की, काफी शेरो शायरी पढ़ा मैंने, उसको समझा, और वो पूरा कल्चर समझा, काफी हिस्ट्री में गया उसके। तो वो एक नई लर्निंग मेरे लिए हुई, मेरे लिए एक अलग मुख्तलिफ फिल्म है। उसका इश्किया से मेरे दिमाग में कोई कनेक्शन है ही नहीं, फ्रैंकली बताऊं तो, अपार्ट फ्रॉम टाइटल एंड दीज 2 एक्टर्स।
और फिर ये कहानी ने जन्म लिया। इसमें नए चैलेंजेस थे। एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ कि डेढ़ इश्किया को कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, लेकिन डेढ़ इश्किया मेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इश्किया डिड। इट्स जस्ट दैट डेढ़ इश्किया वाज अ बिगर फिल्म, तो उसका बजट ज्यादा था। जी जी जी। तो क्योंकि इश्किया छोटी फिल्म थी जी, तो उस बजट के हिसाब से उसने काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए प्रोड्यूसर्स को। बट क्योंकि डेढ़ इश्किया बड़ी फिल्म थी तो रिटर्न्स की मार रही, लेकिन उतने ही लोग देखने गए फिल्म। बिल्कुल तो इन दैट सेंस, एंड आई आल्सो अनदर थिंग अबाउट डेढ़ इश्किया व्हिच आई नाउ लुक बैक, कि वो फिल्म जो भी याद करता है बड़े प्यार से याद करता है जी, यू नो, फॉन्डली रिमेंबर करता है उस फिल्म को। बिल्कुल, है ना। तो उसमें कुछ कमाल की चीजें थी, कुछ एक राइटिंग जो चीजें थी कमाल की चीजें थी। तो या आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट फिल्म। क्यों? चूंकि आप अयोध्या से हैं और आपने वो पूरा सीतापुर में शूट किया है। सीतापुर में शूट किए है, ये सारा का सारा आपके डायलेक्ट्स की आपको अंदाजा है, आपको ये सारी चीजें हैं, वो आपके लिए बहुत आसान बनाता है। लेकिन उसके बाद आप एक पंजाब के पेरीफेरी पे आप सीधे, मतलब पंजाब से तो कोई लेना देना नहीं है आपका, लेकिन फिर आप पंजाब की एक बहुत ही, मतलब मुझे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म लगती है। और उड़ता पंजाब काफ़ी कंट्रोवर्सीज में आई, काफ़ी उसके रिलीज को लेके प्रॉब्लम्स हुई। सो ये पूरा जो प्रोसेस था, और खास करके कास्टिंग वाज वेरी यूनिक कास्टिंग, बिकॉज खास करके शाहिद कपूर, करीना, ये लोग और इनकी जो डिफरेंसेस थे, उसके बावजूद वो कास्टिंग होनी, और वो पूरा का पूरा उसके लिए शाहिद को अवार्ड्स भी मिले, काम को, आलिया को, सभी को। और आलिया को, जैसा आपने बताया ना, मैं आपसे बात करते करते देखता हूँ कि जो आपका रुझान जो पहली फिल्म में था, जो आपने बोला कि जिसमें भोजपुरी बोली गई है पूरी फिल्म में, एंड आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस से प्योर भोजपुरी बुलवाना, यू नो, ये सारी की सारी चीजें कैसे ये शुरुआत हुई, और वो भी उस पेरीफेरी पे जहाँ पे ड्रग्स और ये और वो पूरा का पूरा। तो अभिषेक भाई, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल तफ्तीश में बताइए। जी कैसे हुआ? तो उसमें क्या था कि मुझे एक फिल्म बनाना था ड्रग कल्चर के बारे में जी, क्योंकि मुंबई में रहते हुए मैं काफी देख रहा हूँ अपने आजू बाजू क्या चल रहा है जी। मैंने पंजाब के बारे में सोचा नहीं था शुरुआत में। अच्छा। जब बेसिक कैरेक्टर्स दिमाग में आए तो मैंने अपने मित्र और मेरे को राइटर सुदीप शर्मा साहब को मैंने अप्रोच किया जी, और उसको बेसिक आइडिया दिया। तो सुदीप का ये आइडिया था कि इसको पंजाब में सेट करते हैं। तो फिर मैंने पंजाब को, मैंने कहा अच्छा पंजाब, तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया पंजाब में जी क्या चल रहा है, और मैंने कहा एकदम करेक्ट ये सेटिंग, ये आइडिया है। तो फिर सुदीप और मैं, हम लोगों ने कहानी भी नहीं लिखी थी, पहले हम गए पंजाब, हमने काफ़ी वक्त बिताया वहाँ पर। अच्छा। काफ़ी ग्राउंड स्टडी किया कि वहाँ क्या चल रहा है और क्या हो क्या रहा है, कारण क्या है इसका, और हर तरीके के लोगों से मिले, दैट साइड ऑफ द लॉ, दिस साइड ऑफ द लॉ, यू नो, ड्रग एडिक्ट से लेकर के डॉक्टर्स, एवरीबडी, पुलिस ऑफिसर्स हु आर डीलिंग विद दिस क्राइसिस, पूरा काफी गहन अध्ययन किया इस चीज का जी। उसके बाद हम आकर के हमने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। उस समय भी हमें पता था कि हम वी आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी, क्योंकि अगर तह तक जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। करेक्ट। बहुत फिर वो आएगी ही नहीं। करेक्ट। तो भाई इतना पहले एटलीस्ट, क्योंकि जो हमारे लिए शॉकिंग था वो ये था कि इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है जो कि एक पंजाब के हिस्से में हो रहा है, लेकिन दीन दुनिया को कोई खबर ही नहीं, यू नो, ये बात थी। तो हमारा काम क्या है एज अ फिल्म मेकर कि भैया इसको एक नेशनल इसकी पृष्ठभूमि बढ़ाओ, इसको यहाँ लेकर के आओ, ताकि लोगों को पता तो चले कि हो क्या रहा है। तो ये हमारा इंटेंशन था, और इसको कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं, ताकि ये मैसेज पहुंचे जी, कि सिर्फ तो इस तरीके से हमने इस फिल्म को लिखा, इसीलिए काफी एक थ्रिलर के तरीके से लिखा, एंगल से लिखा, ताकि एंगेजिंग हो फिल्म। जब शुरुआती दौर था तब फॉक्स कर रही थी फिल्म, फॉक्स कंपनी कर रही थी फिल्म, तो उनको काफी सुन करके काफी डर लगा कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक बोल्ड फिल्म है, हाँ, तो ये कैसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं। तो बजट ज्यादा मिल नहीं रहा था मुझे आसार भी नहीं दिख रहे थे कि कोई बहुत बड़ा एक्टर आएगा मेरे पास। फिर मेरी मुलाकात विक्रम उत्वाने, मेरा दोस्त है, तो उससे मुलाकात हुई, तब तक फैंडम चालू हो गया था जी। तो विक्रम ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो उसने कहा कि आ जाओ, बाकियों को भी पढ़ाता, इफ यू वांट टू वर्क विद अस। मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। तो जब पढ़ी सबने, अनुराग कश्यप ने और अपने क्या नाम है, मधु मंटेना ने, सबने फिल्म पढ़ी, विकास बहल ने, तो उनको बहुत पसंद आई जी। और दे वर वेरी बुलिश अबाउट द फिल्म। जहां मुझे लग रहा था कि भाई कोई बड़ा एक्टर काम करना ही नहीं चाहेगा, वो बोले
तुम तो उल्टा सोच रहे हो, हमें तो लगता है कि जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कहा आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो प्लीज चलिए, मैं आपके साथ हूँ। तो शाहिद से मुलाकात हुई, और शाहिद से जब शाहिद का नाम आया तो मैंने एकदम कहा हाँ क्यों नहीं, बिकॉज शाहिद से मेरी जान पहचान तो अच्छी थी जी। क्योंकि कमीने में हमने एक साथ में काम किया था, और पंकज जी को मैं बहुत करीबी तौर से जानता हूँ, उनके साथ काफी काम किया। तो शाहिद से मुलाकात होती रहती थी और काफी बढ़िया रिलेशनशिप था, तो उन्होंने कहा जरूर क्यों नहीं। तो शाहिद आए मिलने के लिए, और मैंने उनको कहानी के बारे में बताया, कहानी भी नहीं सुनाई, कहानी के बारे में बताया, उनको कैरेक्टर के बारे में बताया, और उनका बहुत एक्साइटेड हो गए। और मेरी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लगा शाहिद कपूर करना चाहे, क्यों करना चाहेगा यार, वो यार हीरो है यार, वो ये क्या पागल है, कैरेक्टर क्यों प्ले करेगा। तो मैंने पूछा बट क्यों, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड। तो सर आई विल नेवर गेट अ चांस टू प्ले कैरेक्टर लाइक दिस। करेक्ट। मुझे कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, मैं शाहिद कपूर बन के रह जाऊंगा। ये एक मौका है कि मैं कुछ इस टाइप, जो कि फैक्ट भी है, जो कि फैक्ट है। जैसे मैंने कहा करेक्ट, आपकी इंटेंशन एकदम करेक्ट है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाई, डन था, मतलब कभी डाउट वाउट नहीं था कभी। जी जी जी। इमीडिएटली वो बात डन हो गई कि वी आर डूइंग दिस टुगेदर जी। अब डेटो वेटा वो कब प्रैक्टिकल चीजें देख लेते जी। उसके बाद की जर्नी काफी लंबी थी, क्योंकि शाहिद साहब मई में आए और बाकी का दिसंबर में आई है। तो उसके बाद अब काफी चीजें तो मुझे कन्विंस होना था काफी चीजों से, ये था क्योंकि तो पहले जब हमने कास्टिंग शुरू की तो काफी जो कैरेक्टर दिलजीत ने प्ले किया उसके लिए काफी लोगों को ऑडिशन किया, टेस्ट किया। सम वर नॉट बैड ऑल्सो, वी वर लाइकिंग ऑल्सो, बट किसी कारणों की वजह से कुछ चीजें लॉक नहीं हो पा रही थी। फिर बात आई मेरी जेन के कैरेक्टर, जो कि आलिया का कैरेक्टर, और हुआ यूं था कि शाहिद कपूर आलिया के साथ शानदार कर रहे थे विकास बहल की फिल्म, और उसके सेट पर यूं ही बातचीत में शाहिद ने मेंशन किया इस फिल्म के बारे में जी। और शी गॉट रियली एक्साइटेड, ये बड़ा एक्साइटिंग है। तो शाहिद ने कहा कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ना चाहोगी तो पढ़ लो। तो उसने पढ़ ली, और इसको ये सब बात मेरे को ऑफ कोर्स नहीं पता है। और पंकज जी भी थे उस फिल्म में। हाँ, पंकज जी भी थे। उसने आलिया ने पढ़ लिया, उसको पूरा मुझे प्ले करना है। मुझे शाहिद ने कहा कि तुम आलिया को ले लो। आलिया की मैंने देखी थी क्या, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो यार, मतलब कैसे होगा यार तुमने। नहीं वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत तेज है, और बहुत हाँ ठीक है, लेकिन मतलब ये तो कुछ और ही है ना, कैसे होगा जी। फिर हाईवे देखी मैंने जी। हाईवे में मुझे लगा कि हाँ भाई एक्टर तो अच्छी है, वेरी गुड, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट वेरी स्कैर्ड बिकॉज हाउ एम आई गोना डू दिस। आलिया ने मुझे फोन करके बुलाया, और वो कहीं शूटिंग कर रही थी दैट साइड ऑफ टाउन, चेंबूर या कहीं पर, और वहाँ पे उसने बुलाया और मैं उससे मिलने गया, और ब्रेक में हम लोग करीब आधा घंटा बैठे। उसने मुझसे बात की कि उसका क्या, वो क्यों करना चाहती है जी। और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उसने कहा। मैंने कहा यार मतलब अब जाती हो जाएगी, अब लड़की सामने से कह रही है और जिस तरीके से, जिस अंदाज से कह रही है, शी इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। एंड आई केम आउट एंड आई सेड या लेट्स गो फॉर इट। तो शी वाज द नेक्स्ट वन टू वॉक इन। और उसके बाद करीना से मुलाकात हुई। करीना को भी मैं जानता था क्योंकि हमने ओमकारा साथ में की थी। शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, सो शी हर्ड द स्क्रिप्ट, शी वाज वेरी हैप्पी, बट शी वाज आल्सो सेइंग सारा रोल तो शाहिद और आलिया का है, मेरे पास तो कैरेक्टर। तो मैंने कहा यार, काफी कन्विंस किया उनको, एंड शी वाज स्वीट इनफ, शी केम ऑन बोर्ड। एंड शी, उनकी तरफ से ये आइडिया आया, मतलब कि उन्होंने कहा कि ये जो दिलजीत वाला कैरेक्टर है उसके लिए किस टाइप का एक्टर होना चाहिए। वहां से बात, तो हनी तरेन वाज डूइंग द कास्टिंग, वहां से बात निकली दिलजीत की। और मैंने भाई सबको बोला कि भाई 3 बड़े स्टार्स हैं हमारी फिल्म में, ये सरदार का रोल है, लेट्स गो ऑथेंटिक ऑन इट। करेक्ट, यू नो कि कुछ ना ऐसा एक्टर नहीं लेके जो पंजाबी बोल रहा है तो नकली लग रही है, यू नो पगड़ी भी नकली है, दाढ़ी भी नकली है, वो नहीं कर पाएंगे इस फिल्म की ऑर्गेनिक जो। तो फिर हनी तरेन का जब आइडिया आया कि दिलजीत दोसांझ को लेते हैं, करीना से मैंने बोला कि दिलजीत दोसांझ बहुत बड़े स्टार थे, अपने हिंदी सिनेमा में नहीं थे लेकिन पंजाबी सिनेमा और पंजाबी म्यूजिक के वर्ल्ड में तो बहुत बड़े स्टार थे तब भी। बिल्कुल। शी सेड यस आई विल डू इट। तो हमने कहा चलो डन। तो फिर दिलजीत से मुलाकात हुई, तो ये चारों लोग आए और मुझे कोई एहसास नहीं था, लेकिन मेरे यार दोस्त, पुराने यार दोस्त ने मुझे फोन करके बोला बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है यार तू। तो मैंने कहा ऐसा है क्या? तो खबर फैल गई थी इंडस्ट्री, मुझे कोई एहसास नहीं था। मैं तो कुछ एक रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट करने जा रहा हूँ पंजाब में, यू नो क्या हो रहा है। और वो फिल्म की शूटिंग की हमने। शूटिंग वाज
हेक्टिक, केओटिक, बट वेरी फास्ट। अच्छा। हमने कुछ 45 दिन में फिल्म खत्म कर दी, फटाफट शूट किया उसको, और वो फिल्म को एडिट किया, फिल्म पसंद आई सबको, जो प्रोसेस से गुजरी सब कुछ ठीक था। फिल्म का जो रिलीज डेट सोची थी उसके 3-3.5-4 महीने से कुछ शुरू हुई चीजें पूरा जो मामला सेंसर बोर्ड वाला पूरा, सेंसर बोर्ड से भी पहले हमको सेंस मिलना शुरू हो गया था। जी। पंजाब से खबरें आना शुरू हो गई थी जी। सो सेंस मिला कि भाई कुछ है जी। उसके बाद we'll take one step at a time। जी। फिर हम सेंसर बोर्ड के पास गए, और लेकिन जो तब हुआ वो हमारी मेरी एक्सपेक्टेशन पे नहीं था। कि देखिए क्या है, जो अब वो कहानी जो सबको पता है उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। Correct. सबको पता ही है जो क्या हुआ। यस। लेकिन जो आपको पता है वो उसके पहले 2 महीने से चीजें चल रही थी जी, जो किसी को नहीं पता है। विच वॉज मी गोइंग टू सेंसर बोर्ड ऑफिस एवरी सेकेंड, 2 to 3 times a week जी, and negotiating, literally negotiating, you know। फिर it was a very difficult time for me personally, as a creator, as a creator, क्योंकि हमने दिल से बनाया है कुछ, बराबर। हमने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि ये बात अगर नहीं कही जाए तो ये हमारे जो आप कह लीजिए क्रिएटिव लिबर्टी पे, यू नो, जी, एंड हमको वो होना चाहिए, हमको क्रिएटिव राइट है कि इस बात करने का, और ये बात कहना भी जरूरी है। ये मेरी फीलिंग थी, और ये क्यों रोका जा रहा है मुझे नहीं पता जी। तो वो स्ट्रगल जो थी 1.5-2 महीने की, जो यू नो, वो काफी इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बट आई वाज मोटरिंग ऑन थ्रू इट, यू नो, कॉम्प्रोमाइजिंग हियर, थोड़ा इधर चेंज कर लेंगे, थोड़ा इधर चेंज कर लेंगे, और ये करते करते जब मुझे एक सेंस आया ना 1.5-2 महीने के बाद, ये निरंतर चलने वाला है, इसका कोई अंत नहीं है। और आपकी फिल्म यूं हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपने सोचा क्या था, बनाया क्या था, बन क्या गया जी। तब मुझे लगा कि यार देख, मैंने उनको फोन करके बोला प्रोड्यूसर्स को कि मैं अपना नाम नहीं दूंगा फिल्म में, जिस तरीके से ये बात जा रही है मैं अपना नाम नहीं दूंगा, बराबर। और उसके नेक्स्ट डे फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां से ब्लास्ट हुआ वहां से। जी। उसके बाद तो कोर्ट में चली गई बात, एंड कोर्ट वाज वेरी 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 फॉरवर्ड थिंकिंग, वेरी वेरी, तो उससे आई वाज वेरी सेटिस्फाइड, और जस्ट वेरी हैप्पी कि वो फिल्म रिलीज हो गई। बाकी तो सक्सेस हुई, वो सब मुझे कुछ होश ही नहीं था, बिकॉज मैं चला गया, मैं सामान बांधे मैं भाग गया बॉम्बे से, क्योंकि इट वाज टायरिंग, एग्जॉस्टिंग भी, और दूसरा वो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस जो आपका था वो आखिरी में फंस गया एक जगह आके, जहाँ पे सारी बातें कंट्रोवर्सीज को लेके हो रही हैं, और एग्जैक्टली फिल्म के बारे में बात ही नहीं हो रही। क्या हो ना कि एज ए क्रिएटिव पर्सन आपको समझ में आएगा, एज ए क्रिएटिव पर्सन इस टाइप का तजुर्बा ना आपको निचोड़ देता है। करेक्ट। ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है। करेक्ट। क्योंकि यू नो, और आपको लगता है कि अच्छा ये एक बार ये एक्सपीरियंस खत्म हो गया तो मैं इससे निकल गया, ऐसा नहीं होता। इसका इको रहती है आपके जहन में काफी टाइम। सो आई हैड टू रिजुविनेट माय सेल्फ लिटरली। जी। और लिटरली गो बैक टू स्क्वायर वन एंड कम बैक। और लगता है डेंट तो है ही ना, मतलब भाई दिमाग में एक डेंट तो पड़ता ही है, और वो पूरी की पूरी चीजें, खैर वो फिल्म रिलीज हुई और उसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑडियंस ने देखी फिल्म, ऑडियंस ने एंजॉय की। आई थिंक मुझे लगता है हम जरूर से ज्यादा सेंसिटिव हो गए। हाँ, है ना, कि अब हमारी भावनाएं जो है इतनी जल्दी और इतनी आराम से आहत क्यों हो जाती है भाई। हाँ, सही बात है। यू नो, वो भी एक दो पर्दे पे चल रही है 2D चीज से क्यों हो जाती है। हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इतना ज्यादा सिनेमा इतना डेंजरस चीज नहीं है कि आपको इफेक्ट करेगा। और नेटफ्लिक्स आ चुका था उस जमाने में जब आप ड्रग कार्टल्स की फिल्में हिंदी में लोग देखते ही हैं, मतलब वो सारी चीजें थी, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी अभिषेक भाई। आई मीन इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस टू सी। उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिला, शाहिद को अप्रिसिएशन मिला, शाहिद को, आलिया को, बहुत म्यूजिक भी काफी सक्सेसफुल हुआ। मुझे भी काफी पर्सनली इंटरेस्टिंग था। और वो वही प्रोसेस जो था, और आपकी फिल्मों में ना देखा गया कि कास्टिंग प्रोसेस है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आपके लाइफ में। और ये फिल्म के बाद फिर डकैत के ऊपर पूरा मतलब पूरी पेरिफेरी, चंबल के ऊपर, सोन चिरैया, मनोज भाई के साथ आपका रिलेशनशिप वहां से बिल्ड होना शुरू हुआ। एंड मेरे ख्याल से वन ऑफ द सीरियस कैरेक्टर्स में सुशांत रहे, और भी बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट थी। जी। सो वो जो पहली बात तो इंस्पिरेशन क्या थी,
उस कहानी के पीछे, और वो किस तरीके से मनोज भाई की कास्टिंग उसके अंदर हुई, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द नॉट मेन, भूमि और उसके कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर थी फिल्म, लेकिन मनोज भाई का कन्विंस्ड होना वो पर्टिकुलर कैरेक्टर में, वो किस तरीके से पूरा प्रोसेस था, वो जरा बताएं। तो हुआ यूं था कि मेरी मुलाकात रानी साहब से हुई जी, उड़ता के बाद, उड़ता रिलीज भी नहीं हुई थी तब की बात है। जी, और बातचीत में ऐसे ही निकला कि भाई साथ में काम करना चाहिए जी, और क्या करना चाहिए, तो बातचीत में उनका ही आइडिया था, यार तुम वेस्टर्न करो, जी, वेस्टर्न जैसी फिल्में करो, तुमको तो पसंद भी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया, एक्शन फिल्म करते हैं वेस्टर्न, अच्छा, ठीक है। तो बस यहाँ से बात, इतनी बात है, मुझे कुछ अभी अंदाजा नहीं है। अच्छा। तो फिर सुदीप और मैं, जिसने उड़ता लिखी थी मेरे साथ, सुदीप और मैं हम लोग बैठे और हमने फिर इस कहानी के बारे में सोचना शुरू किया। हमने कुछ 6 महीने कहानी पे काम किया जी, और कुछ दूसरी कहानी थी तब। जी, 6 महीने काम करने के बाद हमने एक दिन बैठे थे साथ में, हमने कहा कि यार ये कहानी बेकार है, ये कुछ टीवी सीरियल बन गया इतना लंबा चौड़ा, ये ऐसे इसको छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं। रॉनी को भी मैंने फोन करके बोल दिया कि कुछ और सोचेंगे। फिर हमने सोचा क्या सोचेंगे, बोल तो दिया। सही बात है। तो फिर एक बीज था मेरे पास, फिर मैंने सुदीप के साथ शेयर किया और मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 हफ्ते में फिल्म स्क्रिप्ट रेडी हो गई। अच्छा, हाँ, बिकॉज वो, क्योंकि 6 महीने हमने मेहनत की थी, वो चंबल पूरा स्टडी किया था, वहां के कैरेक्टर्स, वहां के सोसाइटी, वो पूरा स्टडी किया था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी जी। तो हमने उस कहानी से 2 कैरेक्टर लिए और इसको लिखा और फिर फट हो गया। कहानी बड़ी सरल है ना, सोच रहे कहानी तो बड़ी सरल है। तो वो 3-4 हफ्ते में मेरे ख्याल से कहानी क्रैक हो गई और सुदीप ने लिख दी। जब कास्टिंग की बात आई तो सबसे पहले तो हमको लखना का जो कैरेक्टर था, जो सुशांत ने किया, वो कास्ट करना था। एंड सुशांत वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट चॉइसेस जी। और सुशांत को मैंने मैसेज भेजा, वो शूटिंग कर रहे थे पवई में कहीं, उनके होटल में गया मैं और मैंने अगेन जैसे शाहिद को मैंने कहानी के बारे में बताया और वो बोला मैं अब पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा अरे ऑब्वियसली मैं बताने आया हूँ तो पढ़ सकता हूँ। मैं कहा आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग अ स्टोरी लाइक दिस? करेक्ट। बोलते या आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग अ स्टोरी लाइक दिस। मैंने कहा ये लो स्क्रिप्ट। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 12-12:30 बजे की बात थी दिन की और मैं वहीं से आने में 1.5-2 घंटा लगता है। मैं पहुंचा घर अपने ऑफिस, वापस पहुंच के लंच किया और उसका फोन आया, उसने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, उसको कर रहा है फिर। अच्छा, या सुशांत वाज लाइक दैट। तो इतने दौरान जब से मैं पवई से वर्सोवा आया हूँ और मैंने लंच किया है और इसने स्क्रिप्ट पढ़ डाली 115-20 पेज की। एंड ही सेड आई एम डूइंग इट। कमाल है। देन ही केम टू मीट मी नेक्स्ट डे। ऑफिस में आया, उसके 1-2 छोटी इश्यूज थी स्क्रिप्ट में, तो वो हमने तभी के तभी आयरन आउट कर लिया। फिर भूमि से मिले, भूमि तो स्क्रिप्ट सुनी तो शी गॉट इमोशनल। करेक्ट। एंड तो शी वाज ऑन बोर्ड। अब मनोज भाई की बात जब आती है तो मनोज भाई तो क्या है, मनोज भाई और मैं आप समझ लीजिए एक ही मोहल्ले में है इतने साल से। वो तो मेरे से सीनियर बहुत है, लेकिन एक्ट 1 में भी थे जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आगे हैं वो, बस आगे हैं और इस इंडस्ट्री में भी वो उसी मोहल्ले में काम कर रहे हैं जिसमें मैं हूँ। करेक्ट। लेकिन साथ में मुलाकात भी नहीं हुई, काम करना तो छोड़िए, मुलाकात भी नहीं हुई थी। नहीं, तो हनी की मुलाकात थी, जान पहचान थी अच्छी, तो हम चाहते थे वो दद्दा प्ले करें, मान सिंह का कैरेक्टर। लेकिन मैं उनसे पहली बार मिलने गया, इंट्रोडक्शंस हुए और ये सब बातचीत हुई आधा घंटा। फिर उन्होंने कहा विच कैरेक्टर? मैंने कहा सर 3 कैरेक्टर हैं बच्चे, आप देख लो। यू नो, तो मैंने कहा आई वुड लाइक यू टू प्ले दिस कैरेक्टर बट रियली आप देख लो जी, आपके साथ काम करना है बस जी। तो बहुत उनको ये बात अच्छी लगी, यू नो, कि अरे यार ऐसे ही इज बीइंग सो जेनरस। एनीवे, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, वो स्क्रिप्ट पढ़ के फोन किया कि बहुत अच्छी लगी उनको, कहा अद्भुत है। एंड एक सेकंड के लिए मुझे लगा मुझे वो प्ले करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम जो कह रहे हो वही सही है, मैं दद्दा मान सिंह प्ले करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, मान सिंह वाज द नेम ऑफ हिज कैरेक्टर इन बैंडिट क्वीन आल्सो। करेक्ट। और हम शूटिंग जब कर रहे थे तो पहले ही दिन की शूटिंग थी शायद, पहले दिन का दूसरा सीन कर रहे थे और हम बैठे हैं एक लोकेशन पे और हम बैठे, तैयारी चल रही है सीन की और मनोज भाई कुछ देखने लगते हैं, कहीं खो जाते हैं वो, मतलब तो इधर देखते हैं क्या देख रहे हैं। तो जहां हम छोटी सी बावड़ी थी वहां पर, छोटा सा पॉन्ड जैसा था। इसे आई शॉट माय फर्स्ट सीन ऑफ बैंडिट क्वीन इन द सेम लोकेशन। वाह। तो ये जो एक अजीब टाइप का एक कोइंसिडेंस, कालचक्र उसको बोलते ना कि वो 25 साल पहले एक फिल्म बनी है और उसमें उनका कैरेक्टर, और उसके कैरेक्टर का नाम भी वही है, वही लोकेशन पे पहला सीन भी शूट किया। और काफी सीन्स जो हमने शूट किए थे सोनचरिया में, वो उन्होंने वो लोकेशन पहले शूट किया था उस लोकेशन पे।
काफी उनके लिए काफी सरियल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो 25 साल बाद आए चंबल में एक और फिल्म बनाने के लिए। वो अकेले एक्टर थे जिनके साथ मुझे डायलेक्ट कोचिंग नहीं करनी, वो और आशुतोष भाई। जी वो वहीं के हैं ना, मतलब तो नहीं बिहार के हैं, लेकिन उन्होंने ये किया हुआ था। आशुतोष भाई तो खैर मतलब उनको बुंदेलखंडी उनके तो मतलब वो मुझे सिखा दें, मैं बिल्कुल। तो बहुत ही मुश्किल फिल्म थी वो फिजिकली, जिस तरीके की लोकेशन में, जिस तरह की वेदर कंडीशंस में आप हैं, बहुत ही मुश्किल फिल्म है। लॉजिस्टिक्स बहुत, एंसेंबल कास्ट है और बहुत कठिन लोकेशंस है। वहाँ लोकेशन पे पहुंचने के लिए हमको रोज एक जेसीबी चलता था हमारी गाड़ियों के आगे, क्योंकि सड़क बनानी पड़ती थी। बिल्कुल पहुंच नहीं सकते। अच्छा, हाँ, ऐसी जगह हमने शूटिंग की है, तो एक जेसीबी हमारे सेट पे हमेशा रहता था, वो गाड़ियों के आगे चलता था। अच्छा, तो इतनी मुश्किल फिल्म थी, लेकिन मेरा तजुर्बा जो फिल्म बनाने का है वो इतना बढ़िया जी, बिकॉज एवरीबडी वाज देयर टू मेक द फिल्म। कोई कुछ राजनीति, पॉलिटिक्स ये कुछ नहीं था, सब लोग फिल्म बनाने आए थे। तो वो एक्सपीरियंस जो था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो फील दैट समवेयर इन फ्रॉम एज फार एज माय वर्क इज कंसर्न्ड वो मेरी फाइनेस्ट फिल्म है। और उसके लिए क्रिटिक अवार्ड भी आपको मिला, और वो क्रिटिक अवार्ड मिलना मतलब जिस तरीके का जो पेरीफेरी है कि ये जो रियलिज्म, जो आपका जो कोर आइडिया है, बिकॉज वो जो धूल मिट्टी, कहीं ना कहीं वो कुछ फिल्में होती हैं जैसे आपने बताया ना, ये एंसेंबल मैनेज करना है, ऐसे राम गोपाल वर्मा किया करते थे जी एक ज़माने में। जैसे जंगल इतनी बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन आप देखें एक्टर जो थे उसमें किस तरीके से, विजय राज और ये लोगों को जितने एक्टर थे, और सेम चीज़ इसमें भी हुई। मतलब कुछ कैरेक्टर्स थे, मैं एक मेरा दोस्त भी है वो भी उसने काम किया, महेश करके, बहुत बढ़िया है। हाँ, सो वो उस जमाने में मेरे को ये लगता था कि यार ये क्योंकि आप जब भी बीहड़ के बारे में बात करते हैं ना, आपको बैंडिट क्वीन दिमाग में आती है, और उससे अलहदा करना और एक स्टोरी टेलिंग एक डिफरेंट तरीके से उसको मैनेज करना, विमेन सेंट्रिक, मतलब दैट इज अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। सो आपको लगता है कि उन फिल्मों के बाद एक पौध आई जिन्होंने ये रियलिज्म कैरेक्टर्स को पकड़ना शुरू किया और उनके ऊपर फिल्में बनानी शुरू की, फिर तो ओटीटी आया और ओटीटी बहुत सारी चीज़ें हुई। सो दैट वाज, आप उसका श्रेय लेते हैं कि वो बीच का जो पीरियड है जहाँ पे इस तरीके की फिल्में आपने की, इश्क किया, डेढ़ इश्क किया और उड़ता पंजाब और फिर सोच रही, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसके बाद नए जो कलाकार या नए जो लोग थे उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया? I'm sure that is true because कहीं फिल्में वो बेंचमार्क हो जाती हैं। काफी लोगों से मैंने सुना है कि इसके टाइप की फिल्में जो मैंने भी किया अपने प्रीवियस जनरेशन के फिल्म मेकर्स के साथ, मतलब जितना मैं इंस्पायर्ड हूँ। अब मैंने शेखर कपूर साहब और रामू जी तो हैं ही, बट अनुराग कश्यप हो, दिवाकर बनर्जी हो या विशाल जी के साथ तो खैर काम ही किया, और भी उस जमाने के जो फिल्म मेकर्स थे, हिरानी साहब हो, they have inspired you, they have made iconic films. Absolutely. They have inspired you so that you become a filmmaker. Absolutely. Likewise जो मेरे बाद की जो जनरेशन आ रही है वो भी आ रही है देख करके, उनके लिए इश्किया तो मैंने बनाई है, मुझे पता भी है कि क्या गड़बड़ी है उस फिल्म में, लेकिन उनके लिए आइकॉनिक फिल्म है, जी, जी। तो वो फैक्ट है, we have, बट ये जरूर हुआ है कि ये चारों फिल्मों बनाने के बाद इंडस्ट्री चेंज हो गई है अब। जी, अब लोग जो नई फसल आ रही है वो ओटीटी पे ज्यादा है। जी, जी। और जैसे आपका मलाल रहा इरफान भाई के साथ काम करने का, बट रात अकेली में ऐसी, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं पता, बट क्या रात अकेली में इरफान भाई होने वाले थे? हाँ, रात अकेली में इरफान भाई, इनफैक्ट ही वाज रेडी, एवरीथिंग वाज रेडी, स्क्रिप्ट तैयार थी, उनको पसंद भी आई थी। मुझे याद है 2018 जनवरी की बात होगी, मैं जब लास्ट उनसे मिला था, he had said yes, and उनकी 2-3 पॉइंट्स थे स्क्रिप्ट के बारे में जो उन्होंने हनी और मुझे बताया जी, और हम लोग तो डेटे वेटे डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस वाज जस्ट बिफोर मैं सोच रही है कि शूट के लिए गया जी, जहां मुझे खबर मिली कि ही हैज बीन डायग्नोज्ड, एंड देन ही कुडंट डू द फिल्म, व्हिच फिल्म रुक भी गई उस वजह से, बिकॉज हनी और मैंने तो बोला कि इरफान भाई के आगे कुछ सोचा ही नहीं था। करेक्ट। तो उसके बाद फिर नवाज भाई आए और नवाज भाई ने की फिल्म, लेकिन वो हनी का तो रहेगा, मेरा भी वो मलाल रह गया यार, कैसे करें, वो पूरा नहीं हो सकता। उनके बारे में तो मतलब जितनी भी, बिकॉज आई वांटेड टू टच दैट कॉर्ड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज शायद
ये मेरा व्यू है, मतलब दैट इज़ माय पर्सनल व्यू, बिकॉज नवाज सर ने फिल्म की, अच्छी बात है, बट लेकिन इरफान भाई वो समबडी एल्स, मतलब वो शायद मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी तो हर फिल्म की, जैसा आप बताया कि अपनी किस्मत होती है, अपनी किस्मत होती है। सो उसके बाद आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी की, आपने बहुत बेहतरीन हंगामा क्यों बरपा जी, वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही मजेदार फिल्म है जी, और उसको बहुत हद से ज्यादा अप्रिसिएशन मिली जो एक जी, शॉर्ट फिल्म को। तो दैट वाज सम फिल्म दैट आई डिड, एंड देन आई डिड मध्यांतर, which एक कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी थी, उस पे बेस्ड मैंने एक फिल्म की अनकही कहानियां में, जी, जो कि एक छोटी सी बहुत प्यारी सी फिल्म है। जी। तो ये दोनों फिल्में की, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज टू फिल्म्स, एंड देन केम किलर सूप ऑफ कोर्स। एक और इंडस्ट्री में बहुत कम होने वाले हादसों में से एक ऋषि कपूर जी का जाना भी रहा, और आपने ऋषि कपूर जी के साथ ऑलमोस्ट 60% फिल्म उन्होंने की, शर्मा जी नमकीन, और देन उनके बाद रिप्लेस किया परेश जी ने। एंड बहुत इंटरेस्टिंग था ये देखना कि जब आप किसी एक्टर को आप रिप्लेस करते हैं तो आप किस तरीके से करते हैं, या तो उनकी समझ वाले लोग हैं या फिर उनके तरीके के लोग हैं, बट परेश रावल इज डिफरेंट एंड ऋषि कपूर जी वाज टोटली डिफरेंट, बट पीपल अप्रिशिएटेड। ये सबसे सरप्राइजिंग बात है। हालांकि अब सिचुएशन यूं थी कि या तो फिल्म बंद कर दें जी, या नए सिरे से शूटिंग करें जी। और जब 60-70% फिल्म बन गई है तो नए सिरे से शूट करना तो बहुत ही भारी पड़ेगा किसी प्रोड्यूसर को। यही है ना कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब ये कोई चारा है नहीं जी, तो हमने परेश भाई को अप्रोच किया, और रितेश दिवानी साहब प्रोड्यूसर हैं, स्टूडियो थे, तो उनको भी लगा ये कैसे होगा भाई। हमने कहा कोशिश करके देखते हैं, पानी और मैंने कहा, और हमने कोशिश की, और परेश भाई वेरी जेनरसली ही स्टेप्ड इन। उनको भी डर यही था कि भाई कमरे में ऋषि कपूर साहब जाएंगे और कमरे से मैं निकलूंगा तो ये कुछ अजीब नहीं होगा। मैंने कहा देखिए क्या है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बोल के एक बड़ी चीज होती है, सिर्फ चारा नहीं है ना, वो लेट्स ट्रस्ट द स्टोरी। करेक्ट। और हुआ भी यूं जी। जब वो फिल्म तैयार हुई, जब मैंने भी पहली दफा देखी, हितेश भाटिया डायरेक्टर थे उसके, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड कि ये इतना बड़ी चीज होने के बावजूद आपका एक्सपीरियंस जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा जी। आप फिल्म को एक्सपीरियंस कर रहे हो बाकायदा, आप कहानी के साथ हो जी। वो कहानी की पावर है, क्या करें जी, तो और फिल्म सक्सेस भी हुई और काफी लोगों ने अप्रिशिएट की, व्हिच इज ग्रेट जी, बिकॉज़ आप यू आर द मैन ऑफ ट्रांजिशन, बिकॉज़ you know if you see 99 the TV transition, you know आपने वो पूरा एवोल्यूशन देखा, फिर आपने इतनी सारी फिल्में जो रही विशाल भारद्वाज जी के साथ या बाकी उनमें, उसमें यू नो टीवी सीरीज किलर सूप वाज अ डिफरेंट, मैं बोलूँगा नैक था उसका, एक अपना एक डार्क कॉमेडी सीरीज थी और उसके अलावा यूनिक और ओरिजिनल बहुत थोड़ा होता। सो वो किस तरीके से वो प्रोसेस था पूरा, और आपको क्या वो आपके ऊपर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में था या यू ब्रोक दैट? वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी, और मेरे जो राइटर्स थे हर्षद, उनेजा और अनंत, वो एक आइडिया लेके आए इसके बारे में, मुझे पसंद आया जी। पसंद सिर्फ इसलिए आया, वो इंसिडेंट तो अपनी जगह है, पसंद सिर्फ इसलिए आया कि जिस नजरिए से हम देख रहे थे जी। एक absurdist ब्लैक कॉमेडी, हाँ। तो उसको हमने अडेप्ट किया। मुझे जनरली क्या होता है ना बट मनोज भाई इज मैड वो ये कर पाना और कन्विंसिंगली कर पाना बहुत बड़ी बात है जी। क्या होता है ना कि अब अगर आप ज्यादातर OTT के शोज को देखें ना, थ्रिलर्स होते हैं, बड़े फास्ट मूविंग होते हैं, रियल बेस पे होते हैं, स्पाई थ्रिलर्स, ये वो मर्डर मिस्ट्रीज। मैंने कहा यार ये फॉर्मेट थोड़ा हो गया बोरिंग, अब इसको थोड़ा नए ढंग से किया जाए। तो आपको लग रहा है कि आप एक मर्डर स्टोरी देख रहे हो, आपको लग रहा है आप थ्रिलर देख रहे हो, लेकिन कहानी कहीं और चल रही है, कहानी का फोकस ही कुछ और है। तो आई थॉट कि ये जो मीडियम है इस पे कुछ चोट की जाए, इस पे थोड़ा वार किया जाए, इसको नए ढंग से किया जाए। दैट वाज माय इंटेंशन। आई हैव अ लॉट ऑफ फन व्हाइल डूइंग इट। आई हैव अ लॉट ऑफ फन व्हाइल डूइंग इट, और बहुत ही मजेदार एंटरटेनिंग शो एक बनाने का मेरा इंटेंशन था, which turned out like that. amazing. उसकी एक यूनिक जगह रहेगी, you know, as far as, but एक सीरीज कर ली और नहीं कर सकता मैं। बट ये एंटिसिपेटेड है कि दूसरी किलर सूप 2 ऐसा कुछ नहीं बहुत थका देता है यार, 3.5-4 साल निकल जाते हैं और बंदा थक जाता है फिल्म बनाते हैं। नहीं ये तो है, खैर कंट्रोवर्शियल बातें तो बहुत सारी हैं, मतलब OTT हो गई, सेंसरशिप हो गई, आपके साथ तो पीछे लगी हुई हैं। बट व्हाट डू यू सी नाउ द कॉर्पोरेट सिनेरियो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से
OTT पीपल थिंक Yeah. मैं क्यों वो सवाल लाया था एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन, बिकॉज ये टीवी का रेवोल्यूशन हुआ बिकॉज टीवी ने एक अपनी जगह बहुत बड़ी की दौरान, लेकिन OTT ना, मुझे ऐसा लगता है, आपकी राय इसके ऊपर क्या है कि OTT का जन्म जो अभी जन्म ही हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि किसी चीज का जन्म होता है वो बड़ा होता है तो तो पैदा ही बड़ा हुआ है, आपकी राय इस पे वो पैदा ही एडल्ट हुआ है OTT। हाँ The thing is eventually मुझे क्या लगता है, अब ये सब थ्योरियां हैं, जी। we can be right and wrong about it, but मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा से ज्यादा बड़ा थ्रेट OTT टेलीविजन के लिए है। जी जी लोग जो है जो सैटेलाइट टीवी जो देखते हैं वो उसको रिप्लेस करेगा, सिनेमा को रिप्लेस कर पाना मेरा ये यकीन है कि नहीं मुश्किल है। हालांकि हमारा सिनेमा जो है, हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदी सिनेमा खासकर, एक दौर से गुजर रहा है जी, लेकिन वो दौर से पहले भी गुजरा है, जब वीडियो आया तब भी गुजरा है। जी वो तो इससे भी गुजरता गुजर रहेगा। जाएगा, हाँ गुजर जाएगा। बट ये जरूर हुआ है कॉर्पोरेटाइजेशन होने की वजह से। देखिए क्या आता है, हम जिस कल्चर में थे ना, एक प्रोड्यूसर होता था, एक डायरेक्टर होता था, दोनों बात करते थे और जो भी समस्याएं हैं उसको हल करके आगे बढ़ते थे। जी। अब नाउ इट्स बाय कमिटी। जी जी नो, तो अब एक कमिटी बैठाई जाती है हर चीज पर। अब आप उनको समझाते हो और वो फिर खबर दी जाती है, वो फिर जब तक टॉप बॉस तक पहुंचती है वो 3-4 वर्जन उसके हो जाते हैं। बट आई मीन दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, यू जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू। करेक्ट। इन फिल्म मेकर की जर्नी तो वैसे भी टेस्ट मैच की तरह होती है एग्जैक्टली। कि अभी तो पहला दिन ही बीता है, सेकंड डे अभी शुरू हुआ है Marathon अभिषेक है। भाई। सो अभी आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जी। अगर उनके बारे में आप कुछ बता सके जी। मेरी ऑडियंस के लिए, देन इफ यू कैन ओपन अप अबाउट कि कौन से प्रोजेक्ट हैं और आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी हैं। तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक्स, बट मैं जरूर बताऊंगा कि एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है जो नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका हमने आज ही अब यहाँ से जाऊंगा तो फाइनल ड्राफ्ट मुझे गरम आया है, जिसको मैं पढ़ूंगा। जी। तो वो फिल्म है जो कि मेरे ख्याल से दिसंबर-जनवरी में इसकी शूटिंग होगी। अच्छा। इट्स अ पीरियड मिस्ट्री फिल्म। और एक फिल्म मैंने लिखी है बड़ी स्क्रीन के लिए, जिसकी मैं कास्टिंग प्रोसेस अभी शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। स्टूडियो इज ऑन बोर्ड, तो इसकी कास्टिंग प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ, जो कि इस फिल्म का ये फिल्म ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो थिएट्रिकल फिल्म है वो थोड़ी बड़ी फिल्म है, तो उसकी तैयारी करने में वक्त भी जाएगा। और कास्टिंग भी इंटरेस्टिंग होगी आपकी। हाँ, काफी एंसेम्बल कास्टिंग। हाँ, 100%। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। आपकी पूरी जर्नी के बारे में आज बात हुआ और बहुत ही मज़ा आया, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी कनेक्ट कर पाया, बिकॉज दिल्ली, फिर बम्बई, फिर यहाँ की धूप, यहाँ की हवा, किस तरीके से अभिषेक का वो जो जर्नी अभी तक रहा है, जो मैंने बोला कि अभी ये डे का फर्स्ट टेस्ट मैच का खत्म हुआ है। नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर मच बिगर एंड बेटर फिल्म्स फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच कमिंग फ्रॉम सूत्रधार। थैंक यू। Hi, this is Abhishek Chaube. I had a great, fantastic time talking with Vineet today about my films, about my life experiences, about my childhood even. And I hope all of you guys will enjoy watching it. All the best to Friday Talkies. Please watch this one. तो दोस्तों, ये था हमारा सफर अभिषेक चौबे जी के साथ। उनकी बातों में वही जज्बा, वही ईमानदारी थी जो उनकी फिल्मों में नजर आती है। रॉ, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाली। अगर आपके पास एक सच्ची कहानी है, एक ईमानदार आवाज है, तो चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो, सिनेमा या जिंदगी दोनों में अपनी जगह बनाई जा सकती है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, और अगले एपिसोड में हम फिर लौटेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए नज़रिए के साथ। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को और सराहिए। चलिए, अगले एपिसोड तक वेट कीजिए और हम आपके साथ वापस से मिलेंगे सूत्रधार विद विनीत राय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।